हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट उससे पहले फिर मैं एक हल्का सा एक चीज़ आपको बता दूं। कंपनीज एक्ट हमारे कोर्स में अकेला कंपनीज एक्ट नहीं, अलॉन्ग विद सिक्योरिटी लॉज 70 मार्क्स का है, जिसमें से वेटेज वेटेज क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ एग्जाम से पहले जब भी आप प्रेपरेशन करें, एक बार चलिए हम सब कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन सिस्टमेटिक स्टडी होनी ज़रूरी है कि भाई कौन सा एक्ट या कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आ सकते हैं। तो देखिए, डायरेक्टर्स से रिलेटेड मैंने आपको शुरू से बताया है 149 से लेकर के आपके सेक्शन बन जाते हैं 205 तक। तो पूरा का पूरा ये डायरेक्टर्स कंप्राइजिंग ऑफ 3 चैप्टर्स, जिसमें से नेचुरल है, फिलहाल हम पावर्स कर रहे हैं बोर्ड की। तो ये यहाँ तक आकर के आप देख रहे हैं 30 से 35%, तो 70 मार्क्स का आप 35% अगर करें और नो डाउट चॉइस भी आती है, तो मैं कहता हूँ 25 नंबर से लेके 30 नंबर तक एग्जाम में ही रहता है। तो बहुत ही क्रूशियल हमारे लिए कंपोनेंट है। लेकिन मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि एज ए स्टूडेंट हम डायरेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि कंटेंट बहुत है, नॉलेज देने को बहुत है। तो जो बाकी कंपनीज एक्ट है वो हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। बट प्लीज़ इन परसेंटेज से सीखिए, बाकी कंपनीज एक्ट की परसेंटेज ज़्यादा है, वो आसान टॉपिक है, आसान कंटेंट है, कम पेजेस होंगे। तो आपको सिस्टमेटिक स्टडी में उसे ज़रूर ध्यान रखना है कि उसको मैं कहूँगा ज़्यादा आप अच्छे से करें, ना कि डायरेक्टर के पीछे पड़े रहें। नो डाउट हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर पे बहुत लेक्चर लग रहे हैं, एक एक सेक्शन में बड़ा टाइम लगता है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 188 किड्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ, और मैं यहाँ कहूँगा आपसे कि एक मिडल हॉरिजॉन्टल पेज आपको कम से कम यहाँ चाहिए होगा। सो सेक्शन नंबर 188 एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ टाइट। तो बहुत कुछ प्रश्न होंगे, बहुत सारी चीज़ों का हमें जवाब भी देना होगा। तो देखिए, अगर हम कॉन्सेप्ट का नाम कहें तो शॉर्ट में अगर मैं लिख के कहूँ तो मैं कहूँगा दिस इज RPT, which means related party transactions, RPT, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। बच्चों, तो हमें तवज्जो देना है, दो चीज़ें अलग अलग कर लीजिए। ये हो गया वर्ड रिलेटेड पार्टी और ये हो गया वर्ड ट्रांजैक्शंस, राइट। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का जो लॉ आता है दैट इज सेक्शन नंबर, ऑब्वियसली बार बार हमने पहले भी जिक्र किया है, 188। लेकिन जब आप 188 पढ़ते हैं, इस सेक्शन को आइसोलेशन में नहीं हम पढ़ सकते हैं, हम इसे पढ़ेंगे रेड विद दो बातें। एक रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 तो आप समझ गए किसका रूल है, द कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2015 एंड सेक्शन 2 सब सेक्शन 76। 2 को देखते हुए आपको समझ में आ गया होगा, इट्स अ डेफिनेशन। तो बच्चों ऐसा है, 188 का आंसर जो है रूल में भी बहुत है और इस सेक्शन में काफ़ी बदलाव भी आया है जो स्वाभाविक है, नवंबर अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा, नवंबर 2020 एंड ऑनवर्ड के लिए। तो हम उस अमेंडमेंट को भी साथ में लेके चलेंगे, बिल्कुल अपडेटेड ये सेक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो जिनका नवंबर 2020 एंड ऑनवर्ड अटेम्प्ट्स हैं उनके लिए। तो बच्चों, रिलेटेड पार्टी जो शब्द मैंने पहले ही थोड़ा सा अलग किया, आप ये रिलेटेड पार्टी क्या है, ये शब्द आप देखेंगे अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 76 में। यह है डेफिनेशन इसकी, 276 में हम इसे पढ़ेंगे।
और देखिए 188 का बेस अगर मैं कहूँ तो मैंने पहले भी आपको समझाने की कोशिश करी थी, मैं वो 2 लाइनें यहाँ दोबारा भी लिख दूंगा। देखिए हमें ध्यान क्या रखना है, हम पढ़ के आए हैं इससे पहले 185 हमने पढ़ा बेटा। तो 185 में हमने क्या देखा, में एलजीज, लोन गारंटी सिक्योरिटीज, किसको नहीं देना, लोन गारंटी सिक्योरिटी किसको नहीं देना। तो 185 में क्लियरली हमने पढ़ा था लिस्ट, इसको नहीं देना। तो किसको नहीं देना की लिस्ट 185 में थी। सर करवा 188 रहे हो, जिक्र 185 का क्यों कर रहे हो? तो यही बताने का जिक्र कर रहा हूं, 185 में जो ट्रांजैक्शन थी लोन गारंटी किस किस को नहीं देना, आपने बता दिया 185 में। समस्या क्या है 188 में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो ये एक ट्रांजैक्शन की लिस्ट तो है, लेकिन किसके साथ नहीं करनी, ये 188 में नहीं है। क्योंकि रिलेटेड पार्टी क्या होता है ये कहां बताया गया है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 76, इसलिए रेड विद हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। जबकि वन 188 में आरपी दैट इज रिलेटेड पार्टी कौन है नहीं बताया। तो 188 में रिलेटेड पार्टी है नहीं बताया, इसलिए टू सबसेक्शन 76 पढ़ेंगे, राइट। ये है लॉजिक। देन बच्चों मैंने क्लियरली आपसे जो चीज शेयर करी वो ये थी, ऊपर टॉप पे ही लिख के दे रहा हूं मैं, क्योंकि 188 क्या है हमें पता चलता रहे। हमने बड़ा क्लियरली बताया था, कंपनी शेल नॉट, कंपनी ना करे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो उसके रिश्तेदार हैं। सो कंपनी शेल नॉट गिव, आप कॉन्ट्रैक्ट कहें, कॉन्ट्रैक्ट ना करे, या एम्प्लॉयमेंट, मैं एम्प्लॉयमेंट को इकोनॉमिक्स वाला शॉर्ट में डिनोमिनेट कर रहा हूं एन से, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ना करे, एम्प्लॉयमेंट ना दे, भाई किसको, टू एनी पर्सन, या एनी को हटा के यूं कहिए टू सच पर्सन, ऐसे व्यक्ति को ना दे। कौन सा व्यक्ति, तो ये आप जानते हैं, हु कैन कंट्रोल, जो कि कर सकता है कंट्रोल, या जिसका है कंट्रोल कंपनी के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जो कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पे एक रोक लगाई जाए, ये हम 188 में पढ़ेंगे ऑब्वियसली। क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा, जो वो व्यक्ति है जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, कंपनी का नुकसान होगा, शेयर होल्डर का नुकसान होगा। तो इसलिए हमने कहा आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे उस व्यक्ति के साथ जिसका कंपनी के ऊपर कंट्रोल है। जहां तक 188 का सवाल है, आप क्या देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बेटा ट्रांजैक्शंस हो गए, ये 7 ट्रांजैक्शंस हैं। तो आप देखेंगे 7 ट्रांजैक्शन की हम लिस्ट पढ़ेंगे। पहले थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी अमेंडमेंट से पहले, क्योंकि कुछ मॉनिटरी लिमिट्स थी वो हटा दी गई हैं, तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा सेक्शन इजी हो गया है। तो ये आप देखेंगे 7 ट्रांजैक्शंस हैं। और थोड़ा सा और अगर मैं पहले से ही बताऊं हल्का सा, क्योंकि बाद में जब पढ़ेंगे तो आपको होप से आसान लग सके,
तो ये ट्रांजैक्शंस आप देखेंगे हम इसको दो कैटेगरी में ब्रेक करेंगे। या तो आपने ये जो ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए किए होंगे, या तो ये छोटे होंगे या बड़े होंगे। तो बड़े का मतलब है एक लिमिट हम पढ़ेंगे। तो ये ट्रांजैक्शन स्मॉल हो सकते हैं, बिग हो सकते हैं। तो क्या हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते क्या? 188 में हम ये पढ़ने जा रहे हैं? नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं पढ़ने जा रहे हैं। तो दरअसल आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए कुछ यहाँ क्या बताई गई हैं बच्चों? कंडीशंस। सो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, कैन डू। सो व्हाट विल स्टडी? विल स्टडी कि कुछ कंडीशंस हैं, और कंडीशंस भी मैं आपको बता दूं तो ऐसा है कि अगर ये स्मॉल ट्रांजैक्शन होगी तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा। तो कंडीशन ये है, बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। भाई क्यों हम बोर्ड मीटिंग बोर्ड रेजोल्यूशन की बात करें? अरे बच्चों, आप चैप्टर नंबर पढ़ ही कौन से रहे हैं? 12 पढ़ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 12 173 से जो स्टार्ट हुआ, जो मैंने पहले आपको कह दिया था, दो हिस्से हैं इसमें, मीटिंग्स। तो मीटिंग्स तक आपने देखा, हम 178 तक थे, और 179 में ऑनवर्ड हम पढ़ ही क्या रहे हैं? अरे हम पावर सी तो पढ़ रहे हैं। तो इसलिए बोर्ड मीटिंग तो होगी, बोर्ड रेजोल्यूशन भी होगा। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन बड़ी है, बड़ी ट्रांजैक्शन से कंपनी को नुकसान बड़ा हो सकता है, मेंबर्स को नुकसान बड़ा हो सकता है। तो इसलिए हमने कहा यहाँ अकेला बोर्ड रेजोल्यूशन से बात नहीं बनेगी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहने का मतलब है, चाहे ये रिलेटेड पार्टी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन अगर मेंबर खुद रेडी हैं, वो हाँ कर दें जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हुए, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो कर लीजिए। तो इसका मतलब यही है, ये सेक्शन एक बार कह रहा है रोक है, लेकिन दूसरा कह रहा है अरे कर लो, लेकिन ये कंडीशंस का आप कंप्लायंस कर दो। बस बात इतनी है। तो मोटा मोटा आप इसमें ये देखेंगे, बट बिफोर आई स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन 188 नेचुरल है, हमें पढ़ना चाहिए कि भाई ये रिलेटेड पार्टी कौन होता है। देखिए, रिलेटेड पार्टी जब मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा अभी, तो काफ़ी होच पोच तो होगी। क्यों होच पोच होगी? क्योंकि मैंने अभी, आपने देखा, एक शब्द इस्तेमाल किया, और वो शब्द कौन सा था बच्चों? शब्द था अ, आप कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसलिए रिलेटेड पार्टी की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो जैसे ये आपकी प्रिंटेड बुक है, तो ये एक आप देख रहे हैं, ये एक जो चार्ट सा हल्का सा अगर आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या है? इसमें हम यही देख रहे हैं कि भाई बहुत होच पोच है, जो रिलेशनशिप है हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वर्ड क्या था? इनडायरेक्टली। तो अगर ये एक व्यक्ति लेके चले, अरे बाप रे बाप, इसको अगर हमने बेस लिया, इसका पीछा पीछा बोले तो रिलेशन यार, इधर भी है, उधर भी है, उसका आगे भी है, देखिए आगे से आगे भी है, तो बहुत यहाँ टाइट है रिलेटेड पार्टी का मीनिंग। तो अच्छे से पढ़ना, यह समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि भावी जीवन में आपके आने वाले प्रोफेशनल लाइफ में इसका रेलिवेंस बहुत है। तो इसलिए टू सबसेक्शन 76 करवाने में मैं 5 मिनट में पढ़ा के ख़त्म भी कर सकता हूँ। सो आई बी गोइंग वेरी स्लो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। और स्पेशली तो मैंने शुरू में ही बता दिया, ये 184, 185, 186, 188 क्रैक करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ओवरलैपिंग है सेक्शंस में, एंड ऑब्वियसली रेड विद 179, क्योंकि 179 3 में आप बच्चों सारे जानते हो, वही चीज़ें घूम फिर के यहाँ आ रही हैं आने वाले सेक्शनों में। तो ये हारमोनियस जो क्लैरिटी है, तो बहुत अच्छे से, तो प्लीज़ जब भी आप अपना अगला सेक्शन स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा पिछला देखिए रिवीजन करनी ज़रूरी है। तो जहाँ पे भी आपको रिवीजन का भी लगे, मुझसे भी लगे, एट एनी टाइम, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। ऑनलाइन भी सारे रिविजनल वीडियोस रेडी हैं, छोटे छोटे, कुछ भी आप करना चाहें तो एनी टाइम। सो यू जस्ट, आई एम अ कॉल अवे। तो बच्चों, मैं इसे एकदम प्रॉपर ढंग से ही लिखवा के आपको समझाना चाहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट विद, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं टू सबसेक्शन 76, जिसमें नेचुरल है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन। रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन बेटा। यहां आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 76 में देखेंगे 9 क्लॉजेस। तो डैट मीन्स सीधी भाषा में बात करें
तो नो पॉइंट हमें दिखने वाले हैं रिश्तेदार। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, ये रिलेटेड पार्टी हम इंडिविजुअल के नहीं देख रहे हैं। देखिए इंडिविजुअल के रिश्तेदार कौन होते हैं वो हम कई बार डेफिनेशन पढ़ चुके हैं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 77। तो वहाँ पे भी हमने जो रिश्तेदार पढ़े थे वो भी नो ही पढ़े थे, सेम ओवर हेयर, तो प्लीज़ वो मत भूलिए। तो इसलिए एक चीज़ आपको याद रहे, गलती ना हो, तो मैं लिख देता हूँ हिंदी में। यहाँ क्या है, ये रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है, कंपनी का रिश्तेदार, कंपनी का रिश्तेदार। अगेन कितने हैं, ये 9 है। जबकि आप मत भूलिए रिश्तेदार की बात है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के रिश्तेदार, रिलेटिव की डेफिनेशन थी के रिश्तेदार अंडर सेक्शन कहाँ थे, 2 सबसेक्शन 77 में थे। और ये आप इंडिविजुअल के भी मत भूलिए कितने रिश्तेदार थे, 9 थे, क्योंकि एचएफ के तो हमने सिंपल कह दिया था सारे के सारे मेंबर्स, तो ये मत भूलिएगा। सो आइए डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। इसलिए डेफिनेशन के ओपनिंग वर्ड्स देखिएगा जब हम और देखिए 277, आई होप सो आप भूले नहीं होंगे। अगर आप चाहो तो मैं हल्का सा उसका आपको रिकॉल फैक्टर दे दूं। 277 में हमने नो कहा था, तो नो में बड़ा ही सिंपल, अगर मैं कहूं अगर मुझे बेस ले लें, मुझे अगर बेस ले लें तो मेरे रिश्तेदार में क्या थे भाई, फादर थे, मदर थे, एंड उसके अलावा ब्रदर, सिस्टर, एंड फिर बेटा एक गलती हो गई, बोले तो शादी हो गई, तो ये आ गई स्पाउस। तो जीवन में अच्छी खासी शांति थी, क्रांति आ गई, तो क्रांति आ गई, तो स्पाउस आ गई। तो अब रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया, बोले तो सन, डॉटर, और इनके आगे भी हमने क्या लिया, सन के लिए डॉटर इन लॉ एंड डॉटर के लिए सन इन लॉ। नाउ काउंट कीजिए, मैं से हम लोग चले थे उसको काउंटिंग नहीं करेंगे, मेरे रिश्तेदार करेंगे। तो अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं 4, नीचे की तरफ देखते हैं तो भी 4 हैं। सर ये तो 8 हो गए, लेकिन बेटा ये मत भूलिए ना स्पाउस, तो 9 हो गए। और एक चीज़ आपको और बताई गई थी कि स्टेप भी लेंगे, स्टेप में स्टेप फादर भी थे, मदर भी थी, ब्रदर भी थे, सिस्टर भी थे, प्लस का मतलब यहाँ स्टेप है। स्पाउस कभी स्टेप नहीं होती, सन भी स्टेप लिया था, डॉटर इन लॉ कभी स्टेप नहीं होती, डॉटर स्टेप हो सकती है लेकिन वो यहाँ नहीं था। सो दैट वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट, राइट। तो ये हमने पढ़ा था। अब जब हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके ओपनिंग वर्ड्स पे तवज्जो दीजिएगा। तो ओपनिंग वर्ड्स क्या कहते हैं कि रिलेटेड पार्टी क्या है, विद रेफरेंस टू कंपनी। तो बड़ी बात क्या आ गई, रिलेटेड पार्टी का जो मतलब है वो हम किससे रिलेटेड ले रहे हैं, कंपनी से रिलेटेड ले रहे हैं। तो कंपनी के रिश्तेदार हैं, ये मैंने पहले आपके लिए हिंदी में लिख दिया, तो वो आपसे गलती ना हो। अब ध्यान दीजिएगा 185 बड़ी मेहनत हमने की थी, तो मैं थोड़ा सा आपको उसको भी साथ में लेके चलूंगा, थोड़ा सा बता दूंगा आपको, अगर आपको उससे यूटिलिटी निकले तो अच्छी बात है, क्योंकि मेन है हम आगे बढ़ते जाए और पीछे काटा लगा जाए तो ऐसे पढ़ाने का या पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो साथ लेके चलिए, जो रोज पढ़ते हैं थोड़ा पिछला लेके चलते जाइए, तभी बात बनेगी। तो बच्चों ऐसे ही सेट यहाँ पे 9 क्लॉजेस हैं, तो थोड़ा सा जगह छोड़ के मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे बिल्कुल कॉर्नर से नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा 185 का भी जिक्र कर दूंगा। तो जैसे क्लोज नंबर 1 हम पढ़ते हैं, तो 1 में बताया गया है कंपनी के रिश्तेदार कौन होंगे। अब अपना दिमाग लगाइए, कंपनी के रिश्तेदार कौन होने चाहिए, जो कंपनी को चला रहे हैं। तो कंपनी को जो चला रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट में कौन आ गया, बोर्ड आ गया, तो स्वाभाविक है डायरेक्टर्स आ गए। तो इसलिए हमने कहा डायरेक्टर कंपनी का रिश्तेदार होगा, क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये तो है नहीं कि उसकी स्पाउस होगी या उसके बच्चे होंगे, तो डायरेक्टर ही रिश्तेदार मानना चाहिए। लेकिन मैंने पहले ही लिख के बताया कि जो डायरेक्टर कंट्रोल करता है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली क्या हो सकता है, मान लो मैं डायरेक्टर हूँ, तो आपको क्या लगता है मेरी चलती है कहीं पे, नहीं बिल्कुल नहीं चलती, मैडम की चलती है। तो इसलिए अकेला डायरेक्टर ही रिश्तेदार नहीं लेना चाहिए, इनडायरेक्टली के लिए आप वर्ड क्या ले लीजिए, डायरेक्टर और हिज रिलेटिव, हिज या हर, क्योंकि लॉ में यही होता है, जहां जहां
फेमिनाइन वर्ड आए, आई मीन फीमेल वर्ड आए, तो इट इंक्लूड्स, या सॉरी मैस्कुलिन वर्ड आए, मेल वर्ड आए, हिज आ गया, तो इट इंक्लूड्स व्हाट, फीमेल फेमिनाइन, तो वो साथ में ही रहते हैं। तो डायरेक्टर और हिज रिलेटिव, तो इसलिए बच्चों रिलेटिव की मैंने आपको ऊपर ये डेफिनेशन भी बता दी। तो और डायरेक्टर की डेफिनेशन हम पहले जिक्र करके आ चुके हैं, कहाँ, सबसेक्शन 34 में, पर्सन अपॉइंटेड टू द बोर्ड। तो अब ध्यान दीजिए 185 में क्या था, अभी एलजी नहीं देना उसकी लिस्ट थी, तो क्या ये पॉइंट 185 में था, बिल्कुल था। तो अगर आप लिखना चाहें साइड पे तो लिख सकते हैं 185 में था, में भी था। तो इस तरह से पिछली चीजें टिकेंगी और अगली ज्यादा अच्छी टिकेंगी, सिर्फ आगे आगे जाता जाऊं तो सारा सौदा खराब हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको लॉजिक दे दिया है कि डायरेक्टर हमने क्यों रिश्तेदार माना है, फिर भी हम लिख देते हैं थोड़ा सा लॉजिक कि कल आप पढ़ें तो आपको दिक्कत ना हो, बिकॉज डायरेक्टर सीए, सीए समझ गए, 184 में हमने वर्ड इस्तेमाल किया था एब्रीवेटेड फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, राइट। सो कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट क्या करेगा, क्योंकि हमने रिश्तेदार की बात यहां करी, अपनी वाइफ, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपनी वाइफ के नाम पे, तो इसलिए हमने कहा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसलिए लॉ ने वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, लॉ कभी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लॉ लॉजिक नहीं देता, वो लिख के छोड़ देता है। तो लॉजिक हमें निकालने पड़ता है कि ये लॉ ऐसे क्यों बना होगा। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। तो ये था पहला डायरेक्टर, कितनी क्लॉज है, 9 है एज आई सेड। चलिए आगे चलते हैं, क्लॉज 2। अच्छा मैं बता दूं, जब क्लॉज 2 पढ़ रहे हैं, क्लॉज 2 का जो रिलेशनशिप है क्लॉज 1 एंड 2 का, इन दोनों का बाद में रिलेशनशिप पॉइंट नंबर 9 से भी निकलेगा। तो अब दिमाग लगाइए, सेकंड जो कंपनी का रिश्तेदार होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, डायरेक्टर तो आपने ले लिया, बोर्ड पे बैठे हैं। तो देखिए हमने कई डेफिनेशन पहले पढ़ी थी, उनमें से एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन थी अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 51 KMP, की मैनेजरियल पर्सोनल। और नो डाउट की मैनेजरियल पर्सोनल के ऊपर हम दोबारा से बहुत बढ़िया से गहराई में जाके डेफिनेशंस पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13 जैसे हम स्टार्ट करेंगे मैनेजरियल रेमुनरेशन, मैनेजरियल मीन्स टॉप मैनेजर, तो वहां पे KMP आएगा, जब हम खास करके विशेष रूप से जब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 203 होल टाइम KMP कह लीजिए। तो पहले भी जिक्र किया था, बार बार फिर करेंगे। तो KMP, की मैनेजरियल पर्सोनल, तो अगेन इनडायरेक्ट ना हो तो इसके साथ क्या शब्द आ जाना चाहिए बेटा, हिज रिलेटिव। तो ये आ गया KMP। तो KMP कहाँ पढ़ के आए थे, जरूर लिख लीजिए। देखिए तभी आपको सेक्शंस याद होंगे, तो बार बार मैं तो ऐसे ही पढ़ाना पसंद करता हूँ कि एक एक सेक्शन टिप्स पे होना चाहिए। कंपनी जेड का तो खा जाओ पी जाओ निचोड़ जाओ, एक एक सेक्शन बिल्कुल परफेक्ट, इट शैल गो इन दैट मैनर। तो आई होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बंदे जो दोनों थे, फिर से एक बात समझिए, ये जो दोनों व्यक्ति थे, चाहे वो डायरेक्टर था चाहे वो KMP था, ये डायरेक्ट हैं और उनके रिश्तेदार इनडायरेक्टली आ गए। तो ये सिर्फ 2 पॉइंट बने, अब 9 क्लॉजेस कैसे बनेंगी उसको हमें समझना होगा। तो अगला पॉइंट है अ फर्म, अ फर्म। अच्छा, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लोज के साथ 185 में लिख दी, आपको बता दिया 185 में भी था डायरेक्टर। अब सोचो क्या KMP 185 में था, नहीं था, तो चाहे साइड पे यहाँ लिख दो, रहना जाए भाई, इसको भी साथ में लेके चलें। तो देखिए 185 में नहीं, राइट। तो अब हम बात करें किसी फर्म की, तो फर्म वाला पॉइंट सीधा सीधा प्राइमा फेसी अगर आप देखें तो ये डायरेक्ट तो कोई संबंध दिखता ही नहीं है, क्योंकि एक है कंपनी एक है फर्म, बताओ क्या रिलेशनशिप होगा,
कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसलिए ये पक्का एक इनडायरेक्ट सिचुएशन निकल गया। दिस इज यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो एक फर्म, तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? अ फर्म इन विच, वो फर्म जिसके अंदर, भाई जिसके अंदर कौन? तो अ फर्म इन विच, या तो हमारी कंपनी का डायरेक्टर, अ फर्म इन विच डायरेक्टर, और कौन? या हमारी कंपनी का मैनेजर। तो बेटा मैनेजर बाद में फिर से ऐसे ही सेट गहराई में डेफिनेशन पढ़ेंगे, 2 सबसेक्शन 53 में आएगी। तो मैनेजर नाम से ही पता चल रहा है जिसके पास सारी पावर्स हैं, क्योंकि मैनेजर का मतलब है मैनेजमेंट, सो ही हैज ऑल पावर्स। तो इसलिए कहता है एक फर्म जिसमें कौन? हमारी कंपनी का डायरेक्ट। अच्छा मैनेजर का एक चीज और बता दूं, क्योंकि क्लॉज नंबर 2 में केएमपी था, केएमपी की डेफिनेशन में 6 पॉइंट आते हैं और उनमें से एक पॉइंट क्या आता है? मैनेजर। तो मैनेजर ऑलरेडी केएमपी के अंदर है, ये भी मत भूलिए। तो कहते हैं एक फर्म जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर और मैनेजर, दूसरी तरफ और। अच्छा अब मैं इसमें आगे जाऊं तो मैं थोड़ा सा टेक्निकल आपको बेयर एक्ट में भी पहले थोड़ा सा जिक्र किए देता हूं, बात वहां से भी आपको थोड़ी समझ में आए। देखिए तो थोड़ा थोड़ा हमें शब्दों को मैनिपुलेट भी करना पड़ता है। तो ये हम आगे एमसीए की साइट पे, और आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपकी स्क्रीन पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 76 रिलेटेड पार्टी। तो बच्चों आपने देखा कि क्लॉज 1 एंड 2 हमने पढ़ ली, राइट? यहां देखिएगा शब्दों को सिर्फ यही बताना चाहता हूं। देखिए क्लॉज 3 कहती है फर्म जिसमें कौन? डायरेक्टर, कॉमा मैनेजर, तो कॉमा का मतलब पंक्चुएशन, राइट? और हिज रिलेटिव, और का मतलब क्या होता है आप सारे जानते हो, ये कंजंक्शन डिसजंक्शन जो हम पढ़ते हैं, एंड और का मतलब है तोड़ के पढ़ो, एंड का मतलब क्या होता है? जोड़ के पढ़ो। और हिज रिलेटिव, तो यहाँ और हिज रिलेटिव, तो रिलेटिव किसका लेके चलेंगे आप? अगर आप मैनेजर का ही रिलेटिव ले लेंगे गलत हो जाएगा। तो रिलेटिव नेचुरल है, साथ में किसका है? डायरेक्टर का है। तो फर्म के साथ रिलेशनशिप कब होगा? और हिज रिलेटिव इज व्हाट? अ पार्टनर। अब जब मैं आपको नोट्स बनाता हूं तो देखिए थोड़ी सी मैं मैनिपुलेशन करता हूं। जैसे मैं यहां क्या लिखूंगा? अ फर्म इन विच डायरेक्टर और मैनेजर और देयर, मैंने हिज को क्या कर दिया बेटा? देयर कर दिया, क्योंकि आप गलती ना कर दें कि रिश्तेदार जो इन दोनों का है दोनों का लेना है, और देयर रिलेटिव, तो ये क्या है? इज पार्टनर। तो आई होप सो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप आपने क्या देखा? एक है कंपनी, कंपनी के कौन है? डायरेक्टर, मैनेजर और उनके रिश्तेदार क्या है? इस तरफ एक फर्म है, वो उस फर्म में पार्टनर है। तो सर इससे रिलेटेड ये फर्म कैसे इस कंपनी की पार्टनर होगी? ध्यान दो, कंपनी क्या देगी? कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करेगी? फर्म के साथ। बताओ इस फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि कॉमन फैक्टर दोनों में क्या आया? डायरेक्टर, मैनेजर या उनका रिश्तेदार उस फर्म में पार्टनर है, इसलिए कंपनी का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। Clear? So that's why. So this firm point is very interesting and it will straightforward fall into the indirect category. अच्छा फिर से ध्यान दीजिए, पहले क्लॉज क्या आई? डायरेक्टर, सेकंड क्या आई? केएमपी, साथ में क्या वर्ड आ गया? देयर रिलेटिव। लेकिन थर्ड क्लॉज में डायरेक्टर के साथ वर्ड, देखिए मैंने आपको बेयर एक्ट में भी ले जाके क्लियरली बताया, यहां देख लीजिए शब्द मैनेजर है। क्लियर? क्लॉज 3 में। जबकि आप क्लॉज 2 देखते हैं तो शब्द क्या था? की मैनेजरियल पर्सोनल है। तो बेहतर होता आप क्लॉज 3 में भी केएमपी डालते, क्योंकि केएमपी में अगर केएमपी की हम डेफिनेशन खोलते हैं तो देखिए केएमपी की डेफिनेशन जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर डायरेक्टर भी आते हैं, ऑब्वियसली एमडी आता है, डब्ल्यूटीडी आता है,
लेकिन उसके अंदर और क्या आता है, सी एस, इज सी एस अ केएमपी? यस ही इज, बट इज सी एस अ मैनेजर? वो तो नहीं होगा ना, कंपनी सेक्रेटरी मैनेजर। तो यहां एक थोड़ा लूप होल थर्ड पॉइंट में जरूर हल्का सा आके क्रिएट हो जाता है। तो ये डिफरेंस अप्रिशिएट करना होगा कि क्लॉज नंबर 3 में केएमपी वर्णी अकेला मैनेजर है। तो यहाँ कोई टेक्निकलिटी पे अगर इंस्टीट्यूट परसेंट डालता है तो बहुत टाइट हो सकता है। लेकिन मैं बताऊं, पेपर आसान ही आते हैं पेपर, जबकि बच्चे कहते हैं बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। मैं कहता हूं अगर इन सेक्शनों को वो खोलने पे आ गए ना तो पागल बना देंगे। They are not doing that. Institute is still not doing that, but anytime they may do. So we have to be technical. तो ध्यान दीजिए, फर्म में कौन आया, कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर आए हैं, ये ध्यान रखना है आपने। तो हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं कि भाई साहब केएमपी नहीं है, यहाँ शब्द क्या आया है, मैनेजर आया है। तो क्या फर्म वाला पॉइंट 185 में था बच्चों? करो याद, राइट? तो बिल्कुल था। तो 185 में था, राइट? अब फोर्थ पॉइंट हम लेने जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, अ प्राइवेट कंपनी। तो यहां हम बात करने जा रहे हैं एक प्राइवेट कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी की होप सो आपको डेफिनेशन आती होगी, जो हम पढ़ते हैं 2 सबसेक्शन 68 में, कि मेन उसमें पॉइंट यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, और कम से कम लोग प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं, वो आप सारे जानते हैं, 2 लोग, राइट? तो कहता है एक प्राइवेट कंपनी, अब हमारी कंपनी का उस प्राइवेट कंपनी के साथ क्या रिलेशन होगा, फिर से कॉमन फैक्टर वही आ गया बच्चों। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, तो कॉमन फैक्टर ये आ गया, इन विच, देखिए सेम लिख दिया मैंने, डायरेक्टर और मैनेजर। सो डायरेक्टर और मैनेजर इज द कॉमन फैक्टर। तो ध्यान दीजिए, तो इस प्राइवेट कंपनी में ये डायरेक्टर और मैनेजर, अब पार्टनर तो होंगे होंगे नहीं, फर्म में तो पार्टनर होता है, तो यहाँ क्या होंगे ये, तो आप कहोगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम 165 पढ़ के आ चुके हैं, एक व्यक्ति, आप सारे जानते हैं 20 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है। तो हमने बड़ा सिंपल सी बात, अगर मेरी बात करें, ये है मेरी कंपनी, ये है एक प्राइवेट कंपनी, तो इस प्राइवेट कंपनी में भी मैं क्या हूं, डायरेक्टर हूं। तो इस प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ, क्योंकि इस कंपनी एंड इस कंपनी का कॉमन फैक्टर कौन आ गया, द कॉमन फैक्टर इज मी, मैं हूं कॉमन फैक्टर। तो इसलिए कहता है एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर और मैनेजर इज अ, तो इसमें आप क्या होंगे, तो ध्यान दीजिए, कहता है या तो इसमें आप डायरेक्टर हैं, और अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वर्ड और देखिएगा, अकेले डायरेक्टर की बात नहीं की गई। जैसे फर्म में आप पार्टनर होते हैं, पार्टनरशिप से ऑनरशिप तय होती है, ऐसे ही कंपनियों में ऑनरशिप किससे तय होती है, शेयरों से, तभी आप मेंबर बनते हैं। तो कहते हैं या तो डायरेक्टर हो, या वहां पे आप प्राइवेट कंपनी में क्या है, द वर्ड इज मेंबर है। क्लियर? तो इससे ऑनरशिप तय हो गई। तो इसलिए मैं ये कहता हूं 2 सबसेक्शन 76 को अगर ध्यान से अगर आप समझते हो तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसे यूं पढ़े जाएं तो हम बहुत परेशान हो सकते हैं। तो लॉजिक्स के साथ जाओगे, यू विल फाइंड इजी। तो जैसे क्लॉज नंबर 3 में क्या है, फर्म, 4 में क्या है, प्राइवेट कंपनी, कॉमन फैक्टर क्या था, कंपनी का डायरेक्टर और मैनेजर। क्लियर? क्या है, फर्म में पार्टनर ही होंगे, और प्राइवेट कंपनी में क्या है, डायरेक्टर या मेंबर। तो मेंबर का मतलब क्या हो गया, एक शेयर से भी आप मेंबर बन जाओगे। अरे हाँ या ना, बिल्कुल। तो लेकिन अब देखा जाए, जिस आदमी के पास सिर्फ एक शेयर है, सिर्फ एक शेयर, क्या वो उस प्राइवेट कंपनी को कंट्रोल कर सकता है, नॉट एट ऑल। बट स्टिल लॉ ने यहाँ वर्ड का इस्तेमाल किया है, मेंबर, तो एक शेयर भी है, तो हम आपको रिलेटेड पार्टी मान लेंगे। सो पॉइंट नंबर 5 बड़ा महत्वपूर्ण है ये, अ पब्लिक कंपनी। तो अब बात कर रहे हैं हम पब्लिक कंपनी की, और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बच्चों कहाँ पढ़े थे, 2 सबसेक्शन 71। एक वर्ड में खत्म करें तो जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। लेकिन एक चीज कभी ना भूले, वो प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडरी होती है, कहने को वो प्राइवेट कंपनी है अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से, बट दैट बिकम्स ऑल्सो व्हाट, पब्लिक कंपनी या डीम्ड पब्लिक कंपनी आप कह सकते हैं। तो वो कभी नहीं भूलना चाहिए। सो अ पब्लिक कंपनी जिसमें कौन, इन विच, कौन फिर से आपका
डायरेक्टर और मैनेजर। सो प्लीज ये मत भूलें। तो इन सब में जो हमारा कॉमन फैक्टर जा रहा है, इन सब में जो कॉमन फैक्टर जा रहा है वो क्या जा रहा है? डायरेक्टर और मैनेजर। तो डायरेक्टर और मैनेजर क्या है उस पब्लिक कंपनी में? इज अ तो वहां पे भी डायरेक्टर है। अब आप कहोगे सर अगला भी सेम हो जाएगा, है ना? आप कहोगे या मेंबर है, लेकिन यहीं पे इंटरेस्टिंग चीज आती है। तो इसलिए मैं हाईलाइट किस किस को करूं, यहां है और वर्ड, एंड प्लीज ध्यान दीजिएगा यहां है एंड वर्ड। अरे बाप रे बाप, आगे नहीं समस्या। तो प्राइवेट कंपनी वाले केस में चाहे डायरेक्टर हो चाहे आप मेंबर हो, स्टिल रिलेटेड पार्टी बन गए आप। लेकिन पब्लिक कंपनी में एंड वर्ड आ गया, और एंड का मतलब क्या होता है? जोड़ के पढ़ो। तो प्लीज आओ एक बार बेयर एक्ट में, क्योंकि बिल्कुल देश का कानून बिल्कुल क्लियरली उसमें आपको लिए जाता हूं मैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखिएगा कहीं ये साथ में ये वर्ड जो हमारा चल रहा था और देयर रिलेटिव, ये साथ में ही चल रहा था। ये प्राइवेट कंपनी वाला थोड़ा सा मैं आगे कर दूं, क्योंकि मेरी तरफ से रिलेटिव को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। डायरेक्टर पूरे लिख देना चाहिए था, कम वक्त। ये भाई एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ, कहीं मिस इंटरप्रिटेशन ना हो जाए। डायरेक्टर और मैनेजर और देयर रिलेटिव, तो रिश्तेदार साथ में ही चल रहा है। क्लियर? तो ये पॉइंट मेरे को या ऊपर से इसको यूं घुमा लो, तो एक वर्ड भी कहीं इस शॉर्टकट के चक्कर में गलत ना हो जाए। इस क्या बताया था आपको? या तो डायरेक्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? और मेंबर है। तो प्रॉपर ही लिख देते हैं भाई, क्योंकि इस सेक्शन में इतनी मेहनत कर रहे हैं, वजह ये है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो इसको, अरे यार ऐसे मत करो, ये पॉइंट ऐसे ही आ रहा है, राइट? यहाँ से नीचे तक ये सेम आता रहेगा। लेकिन आइए एक बार फिर से मैं आपको बेयर एक्ट में लेके चल रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। क्लोज नंबर 4 को देखो, देखिए प्राइवेट कंपनी जिसमें कौन? डायरेक्टर, मैनेजर और हिज रिलेटिव। देख रहे हैं आप? ये ग्रीन पेन से लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब पहले ये रिलेटिव वर्ड इन्होंने डाला नहीं था, अमेंडमेंट से इन्होंने ठीक किया, क्योंकि इनडायरेक्ट वाली बात नहीं बननी थी बिना रिलेटिव के, राइट? और प्लीज ध्यान दीजिए, इज अ मेंबर और डायरेक्टर, प्लीज ध्यान दीजिए और वर्ड है। क्लियर? लेकिन अब 5वां पॉइंट देखिएगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आ गया पब्लिक कंपनी, ठीक है बच्चों? इन विच कौन आ गया? डायरेक्टर और मैनेजर आ गया, ठीक है? इन विच डायरेक्टर और मैनेजर। लेकिन अब ध्यान रखना, रिलेटिव वर्ड नहीं है सीधा सीधा। यहाँ देखो सीधा रिलेटिव था क्लॉज 4 में, यहाँ 3 में भी सीधा सीधा रिलेटिव था। तो क्लॉज नंबर 5 में रिलेटिव आएगा, बट बड़ा इंटरेस्टिंग वे में आएगा। देखो क्या है, कहता है डायरेक्टर या मैनेजर उस पब्लिक कंपनी में या तो डायरेक्टर है, लेकिन आगे समस्या आ गई, आपने और वर्ड नहीं डाला, आपने वर्ड क्या डाल दिया? एंड। तो ये अमेंडमेंट से आप कलर देख रहे हैं, तो ये अमेंडमेंट से आई चीज है। एंड होल्ड्स, तो डायरेक्टर के साथ साथ, तो दैट मीन्स अकेले अगर डायरेक्टर हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्टर के साथ एंड होल्ड्स अलोंग विद हिज रिलेटिव्स। अब देखिए रिलेटिव भी आ गया, कितने? मोर देन 2% ऑफ इट्स पीयूसी, दैट इज पेड अप कैपिटल। तो यहां मैं बिल्कुल पूरे एग्जांपल से आप लिखूंगा, बिकॉज दिस इज द राइट थिंग। एक बार आपने दोबारा देखना है, प्लीज हैव अ लुक, प्लीज हैव अ लुक। क्लॉज नंबर 5, टेक योर टाइम। सो बेटा आपने बेरेक में से देखा, इस दौरान थोड़ा सा मैंने ये पॉइंट लिख दिया, जरा ध्यान से देखिए। हमारी 5वीं क्लॉज क्या थी? पब्लिक कंपनी जिसमें कौन? हमारा डायरेक्टर या मैनेजर क्या है? डायरेक्टर, एंड द वर्ड दे हैव यूज्ड इज एंड। डायरेक्टर के साथ साथ आप क्या हैं? आपके पास उस पब्लिक कंपनी के मोर देन
2% पेड अप कैपिटल है और 2% मोर देन पेड अप कैपिटल अकेले आपके साथ आपकी परसेंटेज नहीं देखनी, विद आपके रिश्तेदारों के साथ, अलोंग विद द रिलेटिव्स। तो ये एक लाइन मैंने इस दौरान थोड़ी सी लिख दी है, चाहे आप साथ में लिख लीजिए जो भी मैं समझा रहा हूं, क्योंकि यहां समझाना काफी कुछ पड़ेगा, तो इसलिए मैंने हिंदी में काफी कुछ ऐड कर दिया है। ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं आप कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर हो, कॉन्ट्रैक्ट किससे हुआ? किसी और पब्लिक कंपनी से, क्लियर? लेकिन उस पब्लिक कंपनी में आप अकेले डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर होने के साथ साथ 2% से ज्यादा शेयर भी हैं। तो दैट मीन्स अकेले डायरेक्टर हो तो क्या रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे? ऑब्वियसली नहीं मानेंगे, क्योंकि वर्ड एंड यूज्ड है। नाउ इज दिस वर्ड एंड राइटली यूज्ड? तो मेरा ये मानना है, ये जो एंड लिखा है इसके साथ मैंने लिख के दिया है, इंटरप्रिटेशन अगर हम इसकी करें सही, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, तो मेरे हिसाब से और होना चाहिए, क्योंकि आपकी क्लॉज नंबर 4 में आपने प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड कहा था, वहां चाहे डायरेक्टर हो चाहे मेंबर हो, या आपने दो कंडीशन डाल दी, ट्विन साइमल्टेनियस। तो बट मेरे चाहने या मेरी इंटरप्रिटेशन से काम नहीं चलेगा, शब्द इस्तेमाल एंड है तो एंड सही। तो कहना क्या चाहते हैं हम, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये है गौरव लिमिटेड, इस गौरव लिमिटेड में एक डायरेक्टर या मैनेजर, मान लीजिए उनका नाम है मिस्टर ओ फॉर ओरियो, ये इसमें डायरेक्टर या मैनेजर है। गौरव लिमिटेड ने सीए कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट किससे किया? प्रॉब्लम लिमिटेड से। लेकिन कब ये रिलेटेड पार्टी कहलाएगा? अगर जो ओरियो गौरव में डायरेक्टर जो मैनेजर थी वो साथ में प्रबलीन में भी क्या है, मान लीजिए सिर्फ डायरेक्टर है, तो सिर्फ डायरेक्टर से आरपी नहीं, आप रिलेटेड पार्टी नहीं बने, क्योंकि लॉ ने टेक्निकल वर्ड क्या इस्तेमाल किया? एंड साथ में मिस्टर ओ फॉर ओरियो के पास विद रिलेटिव मोर देन 2% शेयर होने चाहिए। अब मोर देन 2% का भी एक इशू है, ध्यान दीजिए। हमने मोर देन 2% की लिमिट कहां पढ़ी थी? 184 में पढ़ी थी। तो सेक्शन 184 में भी मोर देन 2% पीयूसी है, बट विद वो किसके साथ था? अदर डायरेक्टर्स के साथ। तो इसलिए देखिए 184 भी ना भूलिए, मैं साथ के साथ लिख के भी दे रहा हूं, गलतियां ना हो, ताकि एग्जाम में प्रश्न आए आप बहुत प्रिसाइसली, माइन्यूटली, माइक्रो लेवल पे हैंडल कर सकें। अब एक चीज और देखिए, हमने कहा प्राइवेट कंपनी में मेंबर तो एक शेयर से भी हो जाएगा, मेंबर एक शेयर से भी। लेकिन पब्लिक कंपनी में हमने कहा मोर देन 2% शेयर। क्यों यार? पब्लिक कंपनी में शेयर ही बहुत ज्यादा होते हैं। अगर रिलायंस का एक शेयर मेरे पास है, क्या मेरी कोई इज्जत है? कोई रिलेटेड पार्टी बनूंगा मैं? नहीं बनूंगा। इसलिए हमने कहा मोर देन 2% होने चाहिए। तो पब्लिक कंपनी में आरपी होने के लिए कुछ अच्छी शेयर्स की लिमिट होनी चाहिए, इसलिए मोर देन 2%, जो कि समझ में आती है। बट क्लोज 4 और 5 को समझिए, प्राइवेट कंपनी है तो डायरेक्टर और मैनेजर कोई भी एक कंडीशन, लेकिन पब्लिक कंपनी है तो 2 कंडीशन। सो दैट वाज द टेक्निकल पार्ट। अब याद करना, देखिए कितना सरल है। क्लॉज 1 क्या ही? कंपनी का डायरेक्टर या रिश्तेदार, 2 केएमपी और रिश्तेदार, 3 4 5 डायरेक्टर और मैनेजर, दैट इज अ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर को कैच करें, दैट इज डायरेक्टर और मैनेजर। तो फर्म में क्या है? साथ में रिश्तेदार है, पार्टनर है। प्राइवेट कंपनी में क्या है? साथ में रिश्तेदार है, डायरेक्टर और मेंबर है। पब्लिक कंपनी में क्या है? डायरेक्टर एंड मोर देन 2% शेयर्स अलॉन्ग विद व्हाट? रिलेटिव्स। तो प्लीज यहां पे कॉमन फैक्टरों को समझिए, पॉइंट्स को समझिए। आई होप सो, ये मैंने क्योंकि बहुत कुछ हिंदी में लिख दिया था इस दौरान, तो लाइन तो इजी थी बट समझाने की कोशिश की है। अब 185 को याद करें, तो 185 जो है प्राइवेट कंपनी था, तो 185 में प्राइवेट कंपनी वाला पॉइंट बिल्कुल था। गोइंग टू दिस क्लोज नंबर 5 पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी से रिलेटेड 185 में नहीं, राइट। बढ़ते हैं हम
नेक्स्ट क्लॉज की तरफ। आई होप सो ये साथ में लिख ली होगी आपने। क्लॉज नंबर 6 एंड 7। क्लॉज नंबर 6 क्या कहती है? एनी बीसी। व्हाट इज बीसी? बॉडी कॉर्पोरेट। कोई बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट बच्चों हम कहां पढ़ के आते हैं? ये पढ़ के आए थे हम 2/11 में, स्टार्टिंग वाले लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये सिंपल एक वर्ड में खत्म करें, आप कंपनीज एक्ट के अलावा कहीं और एक्ट में रजिस्टर्ड हो। तो आप प्राइवेट या पब्लिक कंपनी नहीं, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। बॉडी कॉर्पोरेट आर्टिफिशियल पर्सन हो लेकिन किसी और एक्ट में आप रजिस्टर्ड हो। तो कहता है एनी बीसी, एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज, जिसके, कौन, बीओडी पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, एमडी और मैनेजर। ध्यान दो, ऐसा लिखने से क्या हुआ? बोर्ड या एमडी लिखने से भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बोर्ड में भी डायरेक्टर है, एमडी भी डायरेक्टर है, तो पॉइंट तो वही बना, कॉमन फैक्टर, डायरेक्टर और मैनेजर। तो वही लेके चलिए आप, डायरेक्टर और मैनेजर। क्या है ये लोग? इज अकस्टम्ड। अकस्टम्ड का मतलब आदत है उन्हें। इज अकस्टम्ड टू एक्ट, वो काम करते हैं कैसे? इन अकॉर्डेंस। इन अकॉर्डेंस मीन्स एज पर। इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस। कहता किसी बॉडी कॉर्पोरेट का बोर्ड, एमडी या मैनेजर को आदत है काम करने की किसके इशारों पे? एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस। मैं इसको हिंदी में कहता हूं, उसको आदत है इशारों पे नाचने की। मतलब आप बात मान रहे हो? किसकी मान रहे हो? किसकी? डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर। अरे ये तो फिर से वर्ड आ गया। तो नेचुरल है यहां डायरेक्टर और मैनेजर किसका? कंपनी का। सिंपल बात हिंदी में, हमारे डायरेक्टर और मैनेजर के इशारों पे किसी और बीसी का डायरेक्टर मैनेजर काम कर रहा है, तो नेचुरल है। हो गया क्या रिलेशन? क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी और कोई और बॉडी कॉर्पोरेट है, उसको नचवा कौन रहा है? वही डायरेक्टर या मैनेजर। क्लियर? चलिए, क्लॉज नंबर 7 रिवर्स है, अब हम नाचेंगे। एनी, फिर से बीसी, सेम जैसे ये बॉडी कॉर्पोरेट था, कॉपी पेस्ट। बॉडी कॉर्पोरेट, कोई और बॉडी कॉर्पोरेट ऑन हुज, ऑन हुज, सेम यही चीज, एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस, सेम यही ऊपर वाला। कोई और बॉडी कॉर्पोरेट जिसके एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शंस पे डायरेक्टर और मैनेजर, डायरेक्टर और मैनेजर अकस्टम्ड टू एक्ट। तो हिंदी में क्या बना? हम नाच रहे हैं, बस किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के इशारों पे हम नाच रहे हैं। लेकिन यहां पे इन दोनों क्लॉज के लिए एक प्रोविजो है। प्रोविजो आप सारे जानते हैं, इधर इट क्रिएट्स कंडीशन और एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन निकलेगी, एक्सेप्शन वर्ड लिख सकते हो आप साथ में। प्रोवाइडेड दैट
तो ये किसके लिए है? फॉर क्लॉज नंबर 6 एंड 7 के लिए है, फॉर क्लोज 6 एंड 7। ये दोनों क्लोज क्या नहीं होंगी? नहीं लगेंगी, नॉट टू अप्लाई, नॉन एप्लीकेबिलिटी कह लो। मतलब आपको रिलेटेड पार्टी मानेंगे नहीं। वो क्यों नहीं मानेंगे? इशारों पे नाच रहे हैं या नचवा रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो वजह ये है, कहता है इफ, एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, ये 3 वर्ड थे। इन, ये एडवाइस वगैरह जो किस में आ रही है? ये आ रही है इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। सर बात समझ में नहीं आई, एक एग्जांपल लेते हैं। फिर से मान लो गौरव लिमिटेड, प्रॉब्लिन, ठीक है। अब क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट है, तो लेट्स से ये जो प्रॉब्लिन है, दिस इज अ अंडर सम अदर एक्ट, लिमिटेड वर्ड नहीं मैं लगाऊंगा, राइट। तो गौरव लिमिटेड के एक मैनेजर है, मिस्टर मैनेजर। ये मैनेजर साहब एक इंजीनियर भी हैं, ईआर इंजीनियर। तो इज अ प्रोफेशनल, क्लियर। अब ये एक इंजीनियर है, ये प्रॉब्लम लिमिटेड ने इस इंजीनियर की सर्विसेज ली, बिकॉज वो मैनेजर कह लो या डायरेक्टर कह लो, क्योंकि दोनों ऑप्शन थी ना। मान लो आप डायरेक्टर हो गौरव में, लेकिन आप अपना पर्सनल भी तो कोई काम करते हो। पर्सनल काम क्या करते हो आप? इंजीनियर हो, आप कंसल्टेंसी देते हो। प्रबलीन बॉडी कॉर्पोरेट ने आपसे कंसल्टेंसी ली, तो क्या ये दोनों रिलेटेड पार्टी हो जाएंगी, गौरव और प्रबलीन? नॉट एट ऑल, बिकॉज मिस्टर डायरेक्टर जो है, ही इज नॉट ऑक्यूपाइंग एनी पोजिशन इन प्रबलीन, ही जस्ट रेंडर्ड सम सर्विसेज इन व्हाट? इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो यहां नहीं मानना चाहिए रिलेटेड पार्टी, एब्सोल्युटली फाइन। तो अब बात समझे, 5 पॉइंट में फर्म, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और ये दोनों बीसी वाले में कॉमन फैक्टर क्या चल रहा है? डायरेक्टर प्लस मैनेजर कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर्स को कैच करना सीखें। तो बच्चों यहां पे 3 से लेकर के पॉइंट नंबर 7 तक डी प्लस एम, दैट इज डायरेक्टर प्लस मैनेजर, क्या है? कॉमन फैक्टर है, राइट। ये दोनों पॉइंट, इनमें कॉमन फैक्टर क्या बना? बॉडी कॉर्पोरेट है प्लस नाच है, या तो नचवा रहे हैं या नाच रहे हैं, राइट। देन ये बीसी वाले दोनों पॉइंट, ये 185 में ये नहीं थे। बीसी वाला एक आएगा, सेकंड वाला नहीं आएगा। यस, ये 185 में था भाई, और ये 7th वाला जो है, जो हम नाच रहे हैं, ये 185 में नहीं था। तो प्लीज 185, पीछे रिविजन्स भी दी गई हैं, प्लीज आप अपना चेक भी करते जाइए साथ के साथ, राइट। लेट्स गो टू द बेयर एक्ट अगेन, यू कैन हैव अ लुक प्लीज। सो लुक एट क्लॉज नंबर 6 एंड 7 बच्चों, 6 एंड 7 देख रहे हैं। एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका बोर्ड, एमडी और मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद advice, directions or instruction of director or manager. And 7th, any person on whose advice, directions or instructions a director or manager is accustomed to act. तो पॉइंट नंबर 6 एंड 7, यहां देखिए, एनी पर्सन, कोई भी आदमी, तो अकेला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। मैंने यहां पे चाहे तो इजी करने के लिए 7th पॉइंट में मैंने यह कह दिया था एनी बीसी वाले पॉइंट, इस तरह से चला लीजिए, थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन टेक्निकल में आपने देखा यहां पे हमारे पास एग्जैक्टली कहें तो वर्ड क्या आता है, अगर आप बिल्कुल टेक्निकल लिखना चाहें, बट क्या होता है लॉन्ग रन में इतनी चीजें टिकती नहीं। तो यहां था एनी पर्सन,
कोई भी। तो मैंने बीसी क्यों कह दिया था, अब लॉजिक लगाना आसान क्यों किया था। अरे बच्चों, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर पहले ही मैंने समझा दिया था कंपनी भी आ जाती है। वैसे पर्सन वर्ड अगर टेक्निकल बिल्कुल लेके चलें तो एब्सोल्युटली उसमें तो कोई भी आ जाएगा, कोई भी मीन से इंडिविजुअल भी आ जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति जिसके इशारों पे। तो इसलिए थोड़ा इजी भी बताऊंगा, टेक्निकल भी बताऊंगा, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस ढंग से चलिए। तो एनी पर्सन वर्ड है। अब देखिए प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन क्लोज 6 एंड 7 शेल अप्लाई टू एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस गिवन इन व्हाट प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो ये एक्सेप्शन क्रिएट हो गई। नाउ पॉइंट नंबर, अगर आप यहां अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो क्लॉज नंबर 8 अगर आप देखें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चों आपको कलर नजर आ रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक अमेंडमेंट, ये यूं कह लीजिए काफी कुछ इसमें चेंजेस किए गए हैं, सब्स्टिट्यूट ही हुआ है ऑलमोस्ट। तो देखिएगा पॉइंट नंबर 8वां, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, देख रहे हैं तो बॉडी कॉर्पोरेट के पॉइंट की कंटिन्यूटी हो जाती है, इसलिए पर्सन को मैंने बीसी में ही चलो टिक जाए। तो बॉडी कॉर्पोरेट जो कि कहता है आपकी होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है। वैसे मैं ये पढ़ा दूंगा, आपको समझ में तो नहीं आएगा, पहले मैं इसे आसान वे में ही आपको लिख के देता हूं ताकि पॉइंट समझ में आए, बाद में पढ़ते हैं। सो क्लोज नंबर 8, एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो मैं तो अपने जहन में थोड़ा टिकाने के लिए कि अगले पॉइंट भाई तीनों बीसी के हैं तो इजी हो जाते हैं, वरना एक पॉइंट पर्सन वाला है। एनी पर्सन, सॉरी एनी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि क्या है, कहता कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि क्या है। देखिए अब ये फर्क होता है, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कंपनी भी आ गया, राइट, तो सब कुछ कवर हो गया। कहता कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो हमारी ये है, क्या है हमारी, या तो हम कोड की बना सकते हैं ईशा, या हम बहुत जगह वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऐश, ऐश के आगे एंड में लगा दो आई, ऐशी, तो जो आपको उचित लगे। देखिए तो ए एस एस एच आई, या रिवर्स कर लो, ईशा बना दो, जैसे आपको ठीक लगे। तो ए से आप समझ गए होंगे हु इज एसोसिएट, कोई हमारी एसोसिएट है, और एसोसिएट आप कहां पढ़ के आते हो, सबसेक्शन 6 में, जहां 20% आपके पास क्या रहते हैं, वोटिंग राइट, दैट इज योर एसोसिएट। एस से सब्सिडरी, तो सब्सिडरी सभी को पता होगा, 2 सबसेक्शन 87, जहां आपके पास मोर देन 50% वोटिंग राइट है। तो ये आपकी रिश्तेदार कंपनी होगी, कंपनी की कंपनी रिश्तेदार यूं कह लीजिए। तो एस से सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, सर ये समझे नहीं, अरे को सब्सिडरी, सिंपल भाषा में ये ले लीजिए, को सब्सिडरी मतलब हमारी होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी। तो सर होल्डिंग का है, एच अगला देख ही रहे हो आप, अगला पॉइंट होल्डिंग, होल्डिंग कहां पढ़ते हो आप, 2 सबसेक्शन 46 में। एंड आई ये बना आपका इन्वेस्टिंग और वेंचरर, को वेंचरर से, और वेंचरर ऑफ कंपनी। तो देखो बच्चों, एक दो बार मैंने आपको एक सिंपल चार्ट से बताया होगा ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है मींस, अगर मैं यहां थोड़ा सा साइड पे लिख के दूं, फिर से यही गौरव लिमिटेड एंड लेट्स से प्रॉब्लिन लिमिटेड, राइट, तो ये दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब टेक इट ऑन द पॉजिटिव साइड। तो सिंपल सी बात है, अगर लेट्स से गौरव ने 20% वोटिंग राइट ले लिए तो ये रिश्ता क्या कहलाएगा, और अगर ले लिए मोर देन 50% तो ये रिश्ता क्या कहलाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम 20% वाला लेके चलते हैं। तो जैसे आप 20% लेते हो, गौरव ने इसमें पैसे लगाए तो गौरव कहलाएंगे आई कंपनी, इन्वेस्टिंग कंपनी, एंड प्रॉब्लिन क्या कहलाएंगी, एसोसिएट कंपनी। और जैसे आपने मोर देन 50% ले लिए तो गौरव यहां क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे होल्डिंग कंपनी, और प्रॉब्लिन क्या कहलाएंगी, सब्सिडरी लिमिटेड, राइट। तो इन्वेस्टिंग कंपनी जो वर्ड है वो बिल्कुल एसोसिएट का विपरीत हो गया। गौरव ने जैसे प्रॉब्लिन में पैसे लगाए
तो ये कहलाएंगे इन्वेस्टिंग, वो कहलाएंगे एसोसिएट। राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इन्वेस्टिंग और वेंचरर कंपनी, इसका कोई सेक्शन नहीं है सर, क्यों? क्योंकि वजह ये है, ये जो इन्वेस्टिंग कंपनी वर्ड है, इसी 276 की इन्होंने एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करी। आई शो टू यू, लेट्स गो टू द बेयर एक्ट। देखो, एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज होल्डिंग आ गया, सब्सिडरी आ गया, एसोसिएट आ गया, या बी क्लॉज में आप क्या देख रहे हो, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, को सब्सिडरी। सी देखिए, इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचरर। तो मैं ही कह रहा था इन्वेस्टिंग कंपनी की कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये क्लॉज नंबर जो आप देख रहे हैं, क्लॉज नंबर जो 8 है, ये अमेंड हुई, इसकी एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुई, उसने इन्वेस्टिंग कंपनी का डेफिनेशन दिया। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज द इन्वेस्टिंग और वेंचरर ऑफ द कंपनी मीन्स कोई और बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें हुज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी वुड रिजल्ट इन बिकमिंग एन एसोसिएट। तो मैंने बहुत सिंपल बता दिया, गौरव ने उधर पैसे लगाए तो प्रबलीन बनी एसोसिएट और गौरव क्या कहलाए, इन्वेस्टिंग। यही लिखिए, इन्वेस्टमेंट जो करी रिवर्स वे में, जैसे होल्डिंग सब्सिडरी था। तो ये अमेंडमेंट क्यों है, सिंपल था, होल्डिंग सब्सिडरी में आप दोनों का नाम बता देते थे, सब्सिडरी या होल्डिंग, लेकिन आप एसोसिएट में दूसरे का नाम नहीं बताते थे, एसोसिएट वर्ड लिख के आते थे। तो बस वो इन्होंने यहां आके बता दिया। अब मैं आसान भाषा में आपको इन्वेस्टिंग का यहाँ डेफिनेशन देने जा रहा हूं। तो इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन कहां से आई, अभी आपने देखा एक्सप्लेनेशन से आई। तो एक्सप्लेनेशन में, इस क्लॉज की एक्सप्लेनेशन में हमें डेफिनेशन मिलती है, और अगर आप ओपनिंग वर्ड देखें तो ये, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द इन्वेस्टिंग और वेंचर कंपनी मीन्स, सो इट स्टार्ट विद मीन्स वर्ड, सो मीन्स। एक्सप्लेनेशन किसकी थी, टू सेक्शन 276 क्लॉज नंबर 8 में जाके कह लीजिए ये डिफाइन किया गया। मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, हुज, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट पे ही हमारा पॉइंट स्टार्ट हुआ था, एट्थ, एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज इन्वेस्टमेंट, तो जो इन्वेस्ट कर रहा है उसे क्यों कह रहे हैं इन्वेस्टिंग कंपनी, हुज इन्वेस्टमेंट इन कंपनी, एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी इन्वेस्टमेंट आप में वुड रिजल्ट, अगर वो इन्वेस्ट कर देगा, वुड रिजल्ट, परिणाम क्या होगा, इन द, वुड रिजल्ट इन द कंपनी बिकमिंग, कि कोई इन्वेस्ट कर देगा तो अब वो कंपनी क्या बन जाएगी, बिकमिंग एसोसिएट। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट एसोसिएट बनता है 20% पे, तो वही मीनिंग रहा, एसोसिएट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन अब एक खूबसूरत चीज और भी है इसकी, इसी क्लॉज की। आइए बेयर एक्ट में आप कहें तो वहां शो करते हैं हम, लेकिन आप देख रहे हैं बेयर एक्ट में सर एक्सप्लेनेशन के नीचे तो कुछ नहीं लिखा। या दैट्स इंटरेस्टिंग। तो ऑब्वियसली कुछ आंसर कहां से मिलेगा, जाके रूल्स में। क्यों? क्योंकि 9th क्लॉज भी आप एक बार साथ के साथ देख लो, सच अदर पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, सच अदर पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो 9th पॉइंट क्या हुआ, प्रिस्क्राइब्ड है, तो हमें कहां जाना पड़ेगा, अंडरस्टूड है बेटा, रूल्स में जाना पड़ेगा। तो ये रूल नंबर कौन सा खोला मैंने, 3 खोला। किसके लिए खोला, आप सामने देख रहे हो, फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लोज 9 ऑफ क्लॉज 76, जबकि अभी 8th का एक पॉइंट पेंडिंग है, ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। क्या लिखा, अ डायरेक्टर अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और केएमपी ऑफ होल्डिंग कंपनी और हिज रिलेटिव विद रेफरेंस शेल बी डीम टू बी अ रिलेटेड पार्टी। सर कुछ समझ में नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी सबसे पहले पेंडिंग कौन सी थी, क्लॉज नंबर बच्चों 8, जिसकी मैं एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा था। तो आल शो उसमें, सॉरी, एक्सप्लेनेशन तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो और खुल गया, ओके। चलिए आपको एक बार वापस लेके चलता हूँ मैं, आपको कहाँ लेके चलें, हम आपको लेके चलते हैं रूल्स में। ये आए हम रूल्स में बच्चों,
और नेचुरल है चैप्टर 1 से रिलेटेड रूल्स में। ये रहा स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन रूल्स। अब ये वो चैप्टर नंबर 13 रूल्स नहीं, चैप्टर नंबर 1 के रूल्स हैं। और ये रूल नंबर 3 तो अभी मैंने क्लॉज 9 से रिलेटेड पढ़ाया था, लेकिन नोटिफिकेशन आ गई, एक सेकंड भाई। तो ये रूल्स में नहीं था प्लीज, ये क्लॉज 8 से रिलेटेड, ये आप अपनी प्रिंटेड बुक में देख रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। एमसी की एक नोटिफिकेशन आती है 2015 में, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्लोज 8। क्लोज 8 कहता लगेगी नहीं किसके बीच में, प्राइवेट कंपनी, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में तो सब कुछ आ गया। तो कहता है क्लॉज नंबर 8 लगनी नहीं है प्राइवेट कंपनी अगर ट्रांजैक्शन बिटवीन उसकी होल्डिंग, वही जो मैंने कोड की कही आपको, ईशा या एशी। तो डैट मीन्स ये एक एमसी की नोटिफिकेशन थी, एग्जैक्टली रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहां ध्यान दीजिए, यहीं पे लिख के दे रहा हूं मैं, नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये क्लॉज 8, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्लॉज 8, राइट। और यह है एमसीए की नोटिफिकेशन के मुताबिक ये क्लॉज नहीं लगेगी। किसके ऊपर नहीं लगेगी? टू प्राइवेट कंपनी, राइट। ये क्लॉज प्राइवेट कंपनी के ऊपर नहीं लगेगी। तो सिंपल सी बात है, ये क्लॉज किसके लिए होगी? 10 क्लॉज फॉर पब्लिक कंपनी। ये क्लॉज अगर कंपनी की बात करेंगे तो सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है। तो डैट मीन्स, हल्का सा चार्ट और खींच दूं ताकि ये पॉइंट आपको से गलती ना हो। अगर हम आरपीटी की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं दो कंपनियों की, पब्लिक एंड प्राइवेट, तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तो रिलेटेड पार्टी ये 5 हो गई, जिसकी कोड की अभी आपने देखी एससी। और यहां नॉट आरपी, यहां जो एससी है या ईशा है, ये रिलेटेड पार्टी नहीं है। मैं इसको एक और क्लॉज नंबर 8 को एक छोटा सा नाम देना चाहूंगा। आप इस तरह से भी याद रख लीजिए कि क्लॉज 8 में ये ईशा या एशी क्या है, आप इसे यूं नाम दे सकते हैं और इजी हो जाएगा, ग्रुप बॉडी कॉर्पोरेट। ग्रुप हो गया ना जी आपका। क्यों ग्रुप हो गया? क्योंकि आपने इसमें क्या लगा रखे हैं? पैसे लगा रखे हैं, राइट। तो यहां क्लॉज 8 होती है, एक बार फिर से पकड़िए। पहली क्लॉज क्या थी? डायरेक्टर और रिश्तेदार, सेकंड केएमपी और रिश्तेदार। अब अगली 3, फर्म, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इन तीनों में कौन हमारा डायरेक्टर या मैनेजर क्या है? फर्म में साथ में रिश्तेदार भी था, डायरेक्टर, मैनेजर और देयर रिश्तेदार इज व्हाट? पार्टनर। प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर और मेंबर, लेकिन पब्लिक कंपनी में ये डायरेक्टर और मैनेजर या तो डायरेक्टर है एंड होल्ड्स अलोंग विद रिलेटिव्स मोर देन 2% ऑफ पेड अप कैपिटल। और अगले जो आए नचवाने वाले पॉइंट क्या था? एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका, वैसे वर्ड थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी या मैनेजर, मैं कहता हूं सिंपली चाहे वही डायरेक्टर मैनेजर कह लीजिए, वो नाचते हैं अकस्टम टू एक्ट एज पर डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर। और अगला क्या था? एनी पर्सन जिसकी एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन पे कौन नाच रहा है?
हमारा डायरेक्टर या मैनेजर। एंड अगला कौन सा आया, 8वीं क्लॉज ग्रुप बीसी, जिसमें कौन आ गई, ईशा, इन्वेस्टिंग सब्सिडरी, को सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट। एसोसिएट और इन्वेस्टिंग रिवर्स, और इन्वेस्टिंग के लिए एक वर्ड और था वेंचरर, और सब्सिडरी के लिए रिवर्स होल्डिंग। कूल। लेकिन ये क्लॉज ड्यू टू एमसीए नोटिफिकेशन किसके ऊपर नहीं लगेगी, प्राइवेट कंपनी में अगर ये ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके ग्रुप बीसी के बीच में तो कोई टेंशन नहीं है। सर ऐसा क्यों, प्राइवेट कंपनी को क्यों नहीं अप्लाई किया? अरे सिंपल है कि चलो प्राइवेट कंपनी में कुछ लोग ही तो होते हैं, आम जनता तो उसके अंदर ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी हमेशा अपने कॉन्ट्रैक्ट्स किसके साथ करना चाहती है, अपने प्राइवेट लोगों के साथ। तो उनके ऊपर 188 लगा के उनका जीवन हराम मत करो, उनको रिलैक्सेशन देनी जरूरी है। नहीं दोगे तो फिर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में आपने बाइफरकेशन क्यों किया, फिर तो सभी कंपनियों को कंपनी बना दो। सो दैट वाज द पॉइंट, दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड कि प्राइवेट कंपनी को बहुत सारी रिलैक्सेशन, मॉडिफिकेशन, एग्जाम्पशन, एक्सेप्शंस मिलती हैं। नाउ गोइंग टू लास्ट क्लोज बच्चों। अच्छा, हम साथ में 185 की बात कर रहे थे तो वो बता दूं, 185 ये हमने नहीं। अब आते हैं क्लोज नंबर 9। क्लोज नंबर लास्ट जो मैंने कहा था कि उसका रिलेशन सीधा सीधा पहली दो क्लोज से है। पहली दो क्लोज फिर से पकड़ो, डायरेक्टर केएमपी, रिश्तेदार किसका, कंपनी का। अब एक वर्ड में खत्म है, होल्डिंग का भी डायरेक्टर केएमपी, बस इतना सा पॉइंट। तो मैं इसे कहूंगा आसान भाषा में लिखो, होल्डिंग कंपनी का कौन, डायरेक्टर, एंड केएमपी। लेकिन डायरेक्टर ये वाला नहीं, अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट को छोड़ते हुए। अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव। पॉइंट में समझाता हूं एक बार। तो रिलेटिव भी सर, तो पहले तो क्लोज यही थी ना यार, डायरेक्टर केएमपी रिश्तेदार, वहां क्या था, कंपनी का, यहां किसका, होल्डिंग का, राइट। तो पहले आप अपना वेर एक्ट में भी चाहे ये जाइए, अरे यही था फॉर क्लोज 9, ये रूल नंबर 3 में था, रूल्स में जाके मिला ये आंसर, एनी एज मे प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लोज 9 ऑफ क्लोज 76 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, अ डायरेक्टर अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और केएमपी और हिज रिलेटिव, यही वर्ड देखते आए हैं हम हर जगह। तो चलो मैंने एंड लिख दिया, एंड को हर जगह और ही है, बिल्कुल टेक्निकल वे में लिखते हैं यार, और देयर रिलेटिव, राइट। एंड नहीं लिखना चाहिए, बिल्कुल टेक्निकल वे में पढ़ा रहे हैं तो लेट्स गो इन दैट फैशन ओनली। तो ये 188 185 में था, सेक्शन 185 में भी। तो बेटा ये अगर आप देखो क्लोज नंबर 9 जो है, ये आंसर हम कहां से निकाल के लेके आए, ये हम निकाल के लेके आए रूल 3। लेकिन ध्यान देना रूल 3 किसका था, ऑफ द कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन रूल्स 2014, वहां से निकाल के लाए, राइट। तो बिल्कुल टेक्निकल वे में ये 2 सबसेक्शन 76 यहां समाप्त होता है, ताकि जीवन में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो आप एग्जैक्टली ये देखें 188 लगेगा या नहीं। तो फ्रॉम माय साइड आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आपको अच्छे से याद हो। मैं इसे बहुत इजी लेता हूं। देखिए पहला क्या, डायरेक्टर रिश्तेदार, दूसरा केएमपी और रिश्तेदार, और नौवां क्या, होल्डिंग का, बस दैट्स अ वर्ड ना। बट उसमें एक एक्सेप्शन दे दिया, कौन सा दिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दिया। अब थोड़ा सा लॉजिक्स देख लेते हैं, एक बड़ी सिंपल सी बात वही ले लेते हैं, गौरव लिमिटेड। अब गौरव लिमिटेड की प्रबलिन लिमिटेड क्या है, एक होल्डिंग है, क्लियर। तो प्रबलिन लिमिटेड में डायरेक्टर है मिस्टर ओरियो। तो हम ये कह रहे हैं ओरियो क्या है, गौरव लिमिटेड का आरपी है। सर ऐसे कैसे, क्योंकि गौरव के ऊपर कंट्रोल किसका है, प्रबलिन का है, और प्रबलिन को कौन चला रहा, ओरियो चला रही है। दैट्स द बेसिक लॉजिक,
ये तीन हो गए। बीच में कौन सा है? फर्म, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। कॉमन फैक्टर डायरेक्टर मैनेजर क्या है? वही पार्टनर, साथ में रिश्तेदार भी था, डायरेक्टर और मैनेजर। लेकिन पब्लिक कंपनी में एंड डाल के मोर देन 2% पीयूसी अलॉन्ग विद व्हाट रिलेटिव्स। अगले कौन से आ गए? मैं तो उसे बीसी के नाम से तीन याद रख लेता हूँ। बीसी हमारे इशारों पे नाच रही है, अगला हम नाच रहे हैं। वैसे वहां वर्ड था एनी पर्सन। और लास्ट में क्या क्या? ग्रुप बीसी 8th क्लॉज में। लेकिन ये नहीं लगेगी किस किस में? प्राइवेट कंपनी में। So on a very technical note, this comes to an end. I hope so you got it. Now guys, ये तो अभी सिर्फ टू सब सेक्शन 76 में इतना टाइम लगा, बट अगर आप अप्रिशिएट करें तो पूरी कोशिश करिए। मैंने एकदम एक एक वर्ड टेक्निकल के साथ होने की समय तो लगता है, वरना फटाफट करा दो। ठीक है, हो गया, क्या हो गया राम जाने। तो गाइस अब बात करें 188। तो 188 में अमेंडमेंट भी है, पूरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भी पड़ा है। तो 188 को भी हम बिल्कुल साथ के साथ, मैं थोड़ा, आप देख रहे हैं नॉर्मली बेरा क्या है पढ़ाने के बाद एग्जैक्टली उसके बाद मैं आपको पढ़ा देता हूं ताकि फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। लेकिन ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट थे तो बड़ा ज़रूरी है कि मैं साथ के साथ ही उसको पिक करके चलूँगा आपके लिए। तो अब बच्चों हम 188 स्टार्ट करने वाले हैं। तो 188 जब हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए मैंने बड़ा क्लियरली आपको बता दिया था, यहाँ 7 ट्रांजेक्शन्स हैं। बिग और स्मॉल मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था, और मैंने बड़ा क्लियरली आपको कहा था हमेशा बोर्ड रेजोल्यूशन तो चाहिए चाहिए, लेकिन बिग वाले में साथ में जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी आपको चाहिए होगा। और मैंने कहा था पहले ये ट्रांजैक्शन याद करनी मुश्किल हुआ करती थी क्योंकि मॉनेटरी लिमिट होती थी, जो कि अब क्या कर दी गई है? हटा दी गई है। तो क्योंकि मैं ये 7 ट्रांजेक्शन आपके लिए आसान करके लिख सकूं तो थोड़ा सा आपको पता भी चल जाए किस ढंग से मैंने आसान करने की कोशिश करी है। तो हम एक बार हल्का सा पहले बेर एक्ट पे चल पड़ते हैं। तो बच्चों एक्ट में गए हम, और नेचुरल है कहाँ जाएंगे? चैप्टर नंबर 13 में जाएंगे। ये रहा चैप्टर नंबर 12 में जाएंगे, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। और इसके सेक्शन नंबर 188 में जाएंगे, और 188 हमें फिर से रूल नंबर 15 में लिखे जाएगा। देखिए ये रहा 188 आपकी स्क्रीन पे, देखो क्या कहता है। तो 188 आप देख रहे हैं, सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है? एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक्सेप्ट का मतलब पहले वर्ड पे ही हमारा बच्चा अटक जाता है, सर इसका मतलब कंसेंट नहीं लेनी डायरेक्टर्स की। कहते हैं एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गिवन बाय रेजोल्यूशन एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे प्रिस्क्राइब नो कंपनी। दरअसल यहां से पढ़ना स्टार्ट करो, नो कंपनी कहने का मतलब है नो, या रिवर्स पढ़ना स्टार्ट करो, नो कंपनी शेल एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद आरपी। मतलब कोई भी कंपनी रिलेटेड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। अब पहली लाइन दोबारा हो, एक्सेप्ट विद, तो क्या मतलब पता चला? नहीं कर सकती, लेकिन एक्सेप्शन है कर सकती है। क्या पास कर लो? बोर्ड रेजोल्यूशन। तो मैंने कहा था बोर्ड रेजोल्यूशन हमेशा चाहिए ही चाहिए। अब मैंने कहा था 7 ट्रांजेक्शन हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखिए 7 जी तक हम 1 2 3 4 5 6 7 लिख लेंगे, थोड़ा सा आसान रह जाए। तो आप 7 ट्रांजेक्शन देख रहे हो तो बस उनका नाम लिखा हुआ है। कोई मॉनेटरी लिमिट दिख रही है तुम्हें? सर कोई नहीं दिख रही, बात भी ठीक है। तो इसलिए ये मॉनेटरी लिमिट पहले रूल्स में होती थी, बट रूल्स में भी अमेंडमेंट आ गई। तो अगर आप देखें क्या लिखा है, प्रोविजन में चलते हैं। प्रोवाइडेड, या एक काम करते हैं, 7 ट्रांजेक्शन है, मैं आपको पहले इसका एक चार्ट बना के देता हूं, फिर हम दोबारा इस पे लौट के आएंगे। तो बच्चों स्ट्रेट वे, ये है मेरा पेज, आपका पेज भी ऐसा ही होगा कि एक साइड पे ही आपने ये डेफिनेशन लिखी होगी। तो अब मैं लिखने चाह रहा हूं बच्चों, लिस्ट किस चीज की? आरपी की। लिस्ट ऑफ, आरपी नहीं, आरपी के साथ एक वर्ड लगाऊंगा, रिलेटेड पार्टी टी ट्रांजैक्शंस। और अभी आप देख रहे थे, बिल्कुल टेक्निकल बोलूं तो सब सेक्शन 1 क्लॉज ए से लेके जी तक। लेकिन हम थोड़ा इजी लिखेंगे क्योंकि इतनी चीजें एंड में इतना कुछ हो जाएगा तो तकलीफ ही होती है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा बच्चों, मैं इसको 2 पार्ट्स में एक टेबल टाइप चार्ट बनाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पहले मैं ट्रांजैक्शंस लिखूँगा, तो ये एक कॉलम मेरी तरफ से आ रहा है ट्रांजैक्शंस। अभी आपने देखी थी 7 है ट्रांजैक्शंस, 7 इन
नंबर, राइट। तो पहली जो ट्रांजैक्शन है बच्चों, ये है खरीदना बेचना, सेल परचेज। सेल परचेज, खरीदना बेचना। तो कॉन्ट्रैक्ट तो बेसिकली इसी चीज के होते हैं। तो सेल एंड परचेज किस चीज का? एज आई सेड, एक कॉलम मैं इधर भी अभी बनाऊंगा, तो उस हिस्से को मैं बाद में लेता हूं, या यूं कह लीजिए यहाँ पे पहले मैं एक चार्ट टाइप है तो लाइन मार देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। एक कॉलम और आएगा, थोड़ा हम लिमिट से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो सेल परचेज सप्लाई किसकी? ऑफ एनी, कोई भी। भाई क्या? गुड्स। तो दैट्स आवर पॉइंट, सामान और मटेरियल। सिंपल हिंदी में सामान। तो मैं कहता हूं सामान याद रख लो। कोई सामान खरीदा बेचा, दोनों चीजें हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो दोनों से होगी, खरीदने से भी होगी, बेचने से भी होगी। अच्छा, ये सामान जैसे मर्जी आप खरीदो बेचो, डायरेक्टली कह लो, और थ्रू एजेंट। बेचना तो बेचना है, चाहे किसके द्वारा बेचो, राइट। तो इतना जरूर याद रख लें। तो ये होती है हमारी पहली ट्रांजैक्शन। सेकंड, सेलिंग। सर ये तो फिर से सेलिंग आ गया। डिस्पोजिंग, कुछ याद करो, ये वर्ड कहाँ देखे थे हमने? ये देखे थे सेक्शन 180 में, जहां बोर्ड की पावर थी, लेकिन उसके साथ स्पेशल रेजोल्यूशन पहले चाहिए था। तो याद हो, कोड की थी बर्ड, 4 पावर्स करवाई थी आपको। सेलिंग, डिस्पोजिंग, बाइंग। आई होप सो यू गॉट द हिंट। तो आगे पॉइंट क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टी। तो यहां प्रॉपर्टी है, सामान नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी? ऑफ एनी काइंड। ऑफ एनी काइंड। तो एनी काइंड का मतलब समझ ही गए होंगे आप, मूवेबल या इमूवेबल, जो मर्जी कह लीजिए, राइट। और वो ब्रैकेट में जो लिखा है डायरेक्टली और थ्रू एजेंट, वो आप लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, लीजिंग। लीजिंग आप जानते हो, भाड़े पे। लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। तो सेकंड में आ गया खरीदना बेचना, और अगला लीजिंग पे, किराया। थर्ड ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन, अवेलिंग, लेना, और रेंडरिंग, देना, ऑफ एनी सर्विसेज। तो फर्स्ट एंड फोर्थ में अप्रिशिएट करो डिफरेंस, वहां गुड्स था बेटा, यहां सर्विसेज आ गई, राइट। ब्रैकेट में वही डायरेक्टली और थ्रू एजेंट, आप लिखना चाहें लिख लीजिए। तो एक बार मैं फास्ट चल रहा हूं। नंबर 5। पांचवें में कुछ नहीं है, जो ब्रैकेट में लिख रहा था उसी चीज को लिखने जा रहा हूं। अपॉइंटमेंट ऑफ एनी व्हाट एजेंट। तो बस वो जो ब्रैकेट में लिख रहे थे वो यहां कंफर्म हो गया। तो कहता ऑफ एनी एजेंट, किसके लिए? सेम वही, परचेज, सेल, किसका? वही सारे ऊपर वाले पॉइंट। यही गुड्स जो लिखा आपने, मटेरियल का हो, प्रॉपर्टी का हो, राइट। सर्विसेज,
तो एजेंट हम लिख ही रहे थे ब्रैकेट में, यहाँ बिल्कुल क्लैरिटी से हो गया। सिक्स्थ पॉइंट, अंडर राइटिंग। तो अंडर राइटिंग कंपनीज एक्ट में वैसे हम पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 40 सब सेक्शन 6। तो अंडर राइटिंग आपको पता ही होगा, शेयर्स वगैरह से रिलेटेड। सो अंडर राइटिंग द सब्सक्रिप्शन, कंपनी की सिक्योरिटीज बिकवाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी, कोई भी, व्हाट, सिक्योरिटीज ऑफ एनी सिक्योरिटीज, कोई भी सिक्योरिटी। तो शेयर वर्ड नहीं है, डिबेंचर भी हो सकते हैं। और सिक्योरिटीज में डेरिवेटिव वगैरह वो उसके साथ में ही आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप सिक्योरिटीज की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 81 ढंग से पढ़े तो उसके अंदर ये सब आ जाता है, ऑफ द कंपनी। अच्छा, आप सिक्योरिटीज वर्ड दिखा है तो एक चीज जहन में जरूर और रख लीजिएगा आप, वो ये है 186 में हम इन्वेस्टमेंट की बात कर ही रहे थे बच्चों। अगर सिक्योरिटीज की इन्वेस्टमेंट, एक है वर्ड इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट है तो सेक्शन 186 लगेगा। ठीक है, यहां हम इन्वेस्टमेंट थोड़े कर रहे हैं, यहां क्या हो रही है, अंडर राइटिंग हो रही है। सेक्शन 88 इफ अंडर राइटिंग। तो बेटा जितनी भी चीजें हैं इन सेक्शनों की बार बार बताने का बस यही लॉजिक है, आपके पिछले सेक्शन खराब नहीं होने चाहिए और उनका डिफरेंस आपको क्लैरिटी से पता चले। सो वी आर टू द 7th पॉइंट, बहुत ही टेस्टी पॉइंट है ये, एक बार लिखूंगा समझाने में, फिर जाएंगे हम बेयर एक्ट पढ़ने के बाद एकदम अच्छे से पता चले। तो अगला पॉइंट आता है सच आरपीस रिलेटेड पार्टीज, जो 276 में हम पढ़ा है, अपॉइंटमेंट। तो दरअसल जो हमारे रिश्तेदार थे हमने उनकी क्या करी है, अपॉइंटमेंट करी है। कहां करी है, अपनी कंपनी में, टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। तो हमने उसको अपॉइंट किया है अपनी कंपनी में प्लेस ऑफ प्रॉफिट पे। इसको हम शॉर्ट में, मुझे तो पसंद है इसको बस यही कह दूं, ओपीपी, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। टेक्निकल वर्ड्स हैं, बहुत गहराई में हमें इसे समझना होगा। कहां अपॉइंटमेंट करी हमने, इन द, इस पॉइंट को जितना मैं लिखवा रहा हूं यही समझाने जा रहा हूं 7th पॉइंट को, ध्यान से सुना। रिलेटेड पार्टी हम पढ़ाए 9 लोग थे, कहता उनको हमने अपॉइंट किया है हमारी कंपनी में एक ऐसी पोजीशन पे या ऐसे ऑफिस पे जहां उसको प्रॉफिट होगा, प्लेस ऑफ प्रॉफिट, पैसे मिलेंगे। कहां अपॉइंट किया है, ये देखिए, इन द, हमने इसे इन्हें अपॉइंट किया है कस, मैं इसे हिंदी में कहता हूं कस, सी से क्या बना, हमने अपॉइंट किया है कंपनी में, हमने अपॉइंट किया है एसोसिएट में, हमने अपॉइंट किया है सब्सिडरी में। अब ध्यान से दिमाग लगाना, मैं अगर कंपनी हूं तो किसी भी अपने रिश्तेदार को अपने यहां नौकरी पे रख सकता हूं, कंपनी हो गया। एसोसिएट कौन है, जिसमें मैंने पैसे लगा रखे हैं तो मेरी चलती है ना उसके ऊपर, तो मैं वहां पे भी उसे नौकरी लगवा सकता हूं। सब्सिडरी, मैंने पैसे लगा रखे ना तो मेरी वहां पे भी चलती है तो मैं उसे वहां पे भी अपॉइंट कर सकता हूं। लेकिन अब दिमाग लगाओ, सर यहां होल्डिंग क्यों नहीं लिखा, होल्डिंग की मेरे ऊपर चलती है, मेरी थोड़ी उसके ऊपर चलती है। तो ये लॉजिक ध्यान रखें, ध्यान से देखिए। ये ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट मैं यहां लिख देता हूं। हमने क्या दी इनको, ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट का मतलब जैसे मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट, नौकरी पे रखा है, ठीक है, नौकरी दी।
यहां का लॉजिक, यहां एच कंपनी होल्डिंग कंपनी नहीं है, तो लॉजिक क्या बताया हमने, क्योंकि उस पर हमारी चलती नहीं है, बिकॉज वहां अपॉइंट करने की पावर, या जैसे आप कहते हो कंट्रोल, वहां कंट्रोल ही नहीं है ना अपना, उसका अपने ऊपर कंट्रोल है, हमारे ऊपर कंट्रोल है नहीं है। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, कस में पॉइंट कर रहे हैं, क्यों पॉइंट कर रहे हैं, यहां आरपी रिलेटेड पार्टी को अपॉइंट कर रहे हैं। तो सेवंथ पॉइंट यहां मैंने लिख दिया, लेकिन अब ध्यान दीजिए, हमने क्या पढ़ा था बेयर एक्ट में जाके, हमने ये पढ़ा कि कोई कंपनी अपॉइंट करे, कोई कंपनी ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकती, लेकिन हमने क्लियरली पढ़ा था एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ। तो हम ये तो एक तरह से पहली चीज क्या हुई, हम ये 7 ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, लेकिन अगला हेडिंग हमारा क्या निकलेगा, भाई हम कर सकते हैं, हमें क्या लेनी पड़ेंगी, अप्रूवल्स। तो इसलिए ये सेकंड कॉलम का मैं हेडिंग दे रहा हूं अप्रूवल्स। और क्या है अप्रूवल्स, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो दें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बोर्ड रेजोल्यूशन पक्का चाहिए, और कुछ बिग कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चाहिए। तो ये हमारा हेडिंग है बच्चों, राइट? तो ये बिल्कुल ना भूलें आप, दिस इज आवर हेडिंग। तो अप्रूवल्स, तो अप्रूवल्स में मैं यहीं पे थोड़ा सा लिख दूं आपके लिए। तो अप्रूवल्स में हमें क्या चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन। कहां पास होगा, बोर्ड मीटिंग में। दैट मीन्स किससे काम नहीं चलेगा, आरबीसी 175 में जो पढ़ाया था उसे नहीं चलेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। और ये बोर्ड रेजोल्यूशन कब चाहिए, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब चाहे स्मॉल ट्रांजेक्शन हो चाहे बिग कॉन्ट्रैक्ट हो। दूसरा हम पढ़ेंगे बाद में, प्रायर। प्रायर का मतलब पहले पास करो, क्या, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कहां पे, इन जीएम लॉ में आप पढ़ोगे पहले पास करो, क्योंकि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इसकी भी आप एक्सेप्शन पढ़ोगे तो ये मजाक काफी चलते रहते हैं लॉ में, लेकिन ये पहले की जरूरत नहीं है, तो बट बाद में भी पास कर सकते हैं। बट रेटिफिकेशन, अच्छा रेटिफिकेशन की भी बात करें तो ये पॉइंट दोनों के लिए जाएगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि बोर्ड रेजोल्यूशन भी पहले ही चाहिए होगा, लेकिन आप पढ़ोगे बट रेटिफिकेशन कि बाद में भी चलेगा, पॉसिबल कि बाद में भी आप अप्रूवल ले सकते हैं। इसका मतलब होता है रेटिफिकेशन का सब्सीक्वेंट अप्रूवल, विच मीन्स बाद में। और ये आप देखोगे, हम पढ़ेंगे बाद में, विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने का एक टाइम जरूर बताया गया है जहां आपको अप्रूवल लेनी पड़ेंगी। बाद में भी इन्होंने क्यों कह दिया, अगर मैं उसका लॉजिक दूं, जब लॉ ने ये लिखा है कि पहले जाओ, पहले अप्रूवल लेके आओ, तो कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इतना महत्वपूर्ण होता है कि हम अभी साइन कर लेते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन करने के लिए जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसके लिए सेक्शन 101 में 21 दिन का नोटिस भी देना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए ये रिलीफ देना, मतलब ये कोई नॉनसेंस नहीं है कि प्रायर है बाद में सर कर लिया तो फिर क्या मजाक है, सीधा ही कह देते बाद में। नहीं, उनका लॉजिक ठीक था, पहले पास करो, लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि तुरंत डिसीजन लेना जरूरी होता है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, बाद में पूछ लो उनसे। तो अगर मैं इसका यहां पे रेटिफिकेशन का आपको लॉजिक दूं, तो लॉजिक ये है, कांट वेट फॉर जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का इंतजार नहीं कर सकते। मान लो हमें गुड्स, सामान जो भी है, प्रॉपर्टी सस्ते रेट पे मिल रही है, सामान बहुत जरूरी है, तुरंत चाहिए, राइट? जैसे तुरंत अभी क्या चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए भाई, वेंटिलेटर चाहिए, राइट? तो अप्रूवल्स, अब अप्रूवल्स तो 2 बता दी मैंने, बीआर और प्रायर ओआर। अच्छा,
ओआर जब चाहिए होता है उसे हम कहते हैं बिग ट्रांजैक्शन। मैंने ये बताया था ना, देखो स्टार्टिंग में ये लिख के दिया, कहीं तो लिख के दिया आपको। अरे भाई ऐसा मत करो, अरे ये रहा, मैंने ये लिख के दिया। स्मॉल ट्रांजैक्शन में हमेशा बी आर चाहिए, बिग ट्रांजैक्शन में क्या चाहिए, बी आर प्लस ओ आर, राइट। तो स्टार्टिंग में लिख दिया था, इसको मैं थोड़ा सा बाइफरकेट कर देता हूँ कि ओवरलैपिंग सी ना हो जाए भाई, ये अलग चीज़ है, क्लियर। तो अप्रूवल्स में क्योंकि मैं ये 2 कॉलम बना के आया हूँ, 7 ट्रांजेक्शन्स हैं। अब हमें ओआर कब चाहिए, ये वाला हिस्सा। बीआर तो चाहिए, वो बिग ट्रांजेक्शन कब बनेगी, ओआर जब चाहिए। और ओआर कब चाहिए, तो इसलिए ये ध्यान रखना है, इफ वैल्यू एक्सीड्स, अगर ट्रांजैक्शन का, मैं मॉनिटरी लिमिट जो आपको बता रहा था, तो इफ वैल्यू एक्सीड्स, तो इसी को हम क्या नाम देंगे, बिग कॉन्ट्रैक्ट। और ये वैल्यू कितनी होगी, ये हमें कहां से पता चलेगा, एज आई डिस्कस्ड विद यू रूल नंबर 15 में। ठीक है, ये लाइन भी मुझे वहीं साथ में लिखनी थी, फिलहाल मैंने यहीं पे डाल दी है ऐसे। तो अब ये 7 पॉइंट थे, तो बी आर तो चाहिए 7 में, लेकिन ओ आर कब चाहिए होगा, हमें जाके रूल 15 में ये पढ़ना पड़ेगा, यहीं पे अमेंडमेंट है। तो आइए इसे हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सब सेक्शन 1 था, क्लॉज ए देख लो, फटाफट पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इस पे। सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल लिखवा दिया। सेलिंग, डिस्पोजिंग ऑफ, बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी आ गया। लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड आ गया। सर्विसेज आ गया, डी देख रहे हैं। 5वां देख रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एनी एजेंट फॉर परचेज और सेल ऑफ गुड्स, मटेरियल, सर्विसेज और प्रॉपर्टी। ब्रैकेट में क्यों लिखवा रहा था, अब ध्यान से देखो, इसलिए लिखवा रहा था क्योंकि हर पॉइंट में वो लग ही रहा था, राइट। तो हर पॉइंट में ये एजेंट वाला पॉइंट तो लग ही रहा है, तो इसलिए वो ब्रैकेट में मैंने बोल दिया था। अगला देख रहे हैं, जबकि मैंने इस पॉइंट को एंड में लिखा है, मैंने थोड़ा शफल अप ऑर्डर किया है क्योंकि मैंने इसको 7वां लिखा है। सच रिलेटेड पार्टीज अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, इट्स सब्सिडरी और एसोसिएट, होल्डिंग वर्ड नहीं है, वेरी टेक्निकल, तो इसलिए जो हिंदी में लिख रहा हूं या कुछ ऐसे लिख रहा हूं। पर्सन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही तो है, यहां हमने अपने नोट्स अच्छे से बना लिए, विल बी एबल टू हैंडल इट। एंड लास्ट क्या था, अंडर राइटिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज देयर ऑफ द कंपनी। तो आगे प्रोविजो देख रहे हैं आप, प्रोवाइडेड दैट नो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन द कंपनी, इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग अ पीयूसी of not less than such amount or transaction not exceeding such sums as may be entered shall be entered into except with prior approval of the company by a resolution। क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है अगर किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल इतनी हो, वो ये कह रहा है किसी कंपनी की ट्रांजैक्शन का अमाउंट इतना हो, तो इसको मैंने शॉर्ट में नाम क्या दे दिया बच्चों, बिग कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेनी पड़ेगी, इसलिए बीआर तो चाहिए 7 ट्रांजैक्शन में भी, बट इस 7 ट्रांजैक्शन में हम ये देखेंगे पेड अप कैपिटल या हम देखेंगे ट्रांजैक्शन का अमाउंट जहां हमें ओआर की जरूरत होगी। ये देख रहे हैं कलर क्यों किया पहले, क्योंकि ये स्पेशल रेजोल्यूशन होता था, और इतनी अकल आपको होनी चाहिए, जहां वर्ड रेजोल्यूशन है उसका मतलब ऑर्डिनरी होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन तभी चाहिए जब क्लियरली वर्ड स्पेशल रेजोल्यूशन हो। दिस इज एज पर सेक्शन 114 ऑफ कंपनीज एक्ट, राइट। तो बेयर एक्ट पढ़ाने का मतलब ये पूरे भविष्य में, पूरे जीवन में आपने एमसी की साइट पे आना ही आना है, देखना ही पड़ेगा। तो मैं अपने पढ़ाने में बस उसी चीज का उपयोग कर रहा हूं ताकि आप बिल्कुल प्रोफेशनल के रूप में बाद में हैंडल कर पाए। देखिए अगली प्रोविजन, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो मेंबर ऑफ द कंपनी, एक बार मैं इस प्रोविजन को छोड़ रहा हूं, ये 7 पॉइंट में इसका लिंक नहीं आएगा, आएगा बाद में आएंगे, आगे देख रहे हैं। अगला प्रोविजन भी छोड़ रहा हूं, अगला भी छोड़ रहा हूं। तो देखिए 4 प्रोविजन है, एक प्रोविजन मैंने बता दिया, लेकिन उसी में तो रूल्स में जाना है। एक बार आ जाओ दोबारा से पहले प्रोविजन, ट्रांजैक्शंस नॉट एक्सीडिंग सच सम्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, कहां मिलेगा आंसर, रूल्स में, यही बताया मैंने, रूल नंबर 15। चलिए रूल नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और रूल नंबर 15 बहुत कुछ कह रहा है। अभी आपने देखा इतनी पीयूसी या इतना अमाउंट तो ओआर चाहिए,
क्लियर? तो हम स्ट्रेट वे रूल 15 का सब रूल 1 एक बार छोड़ दीजिए, हम इस पे भी आएंगे। सब रूल 3 देख लीजिए और कलर आपको डिफरेंट दिख रहा है क्योंकि यही अमेंड हुआ पूरी तरह से। देखिए क्या लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ फर्स्ट प्रोविजन, देख रहे हैं आप, पहली प्रोविजन पढ़ाई आपको, ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 188 एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपनी बाय अ रेजोल्यूशन अ कंपनी शेल नॉट एंटर इनटू ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शंस वेयर द ट्रांजैक्शंस और ट्रांजैक्शंस टू बी एंटर्ड इनटू, कि आप कोई ट्रांजैक्शन ना करें जब तक आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ना पास कर दें जनरल मीटिंग में, अगर ये चीज हो। तो क्या कह रहा है, एज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्लॉज ए से लेकर के ई, तो कौन सी बच गई, 2 बच गई, एफ एंड जी। और एफ में क्या था, वही ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। जी में क्या था, अंडरराइटिंग, तो उनका कोई लिंक, उनकी लिमिट अलग से बताई गई है। तो एक बार हम कितने देखने जा रहे हैं, 5, पहली 5 ए से ई। तो सेल परचेज वाली आप देख रहे हैं, ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल डायरेक्टली और थ्रू एजेंट, देख रहे हैं आप वर्ड, इसलिए मैंने पहले क्या लिख दिया था, एजेंट वाला। वैसे भी अलग से पॉइंट हमने एजेंट वाला तो लिखा ही हुआ। कहता अमाउंटिंग टू, अगर ट्रांजैक्शन कितने की होती है, 10% और मोर, किसका, ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, एज मेंशन इन क्लॉज ए एंड ई। ए एंड ई कौन सा हो गया बच्चों, 5वां पॉइंट हो गया। एंड 5वां पॉइंट अगर आप अभी देखें, 5वां पॉइंट किस पे था, ये आपको आपका एजेंट वाला दिख जाएगा, देख लो, दिख रहा है, क्योंकि एजेंट के थ्रू भी तो ट्रांजैक्शन कर सकते थे। तो आपने देखी मॉनेटरी लिमिट कितनी है, 10% और मोर ऑफ टर्नओवर। सेकंड देखिए, ये आ गया जी, सेलिंग डिस्पोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ये था हमारा सेकंड पॉइंट। खुद करें या थ्रू एजेंट, देखो एजेंट वर्ड चल रहा है ना, यही कह रहा था, ब्रैकेट में लिख लो, अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ नेटवर्थ। अब टर्नओवर नहीं है, वर्ड क्या आ गया, नेटवर्थ आ गया, ऑफ द कंपनी, एज मेंशन इन क्लॉज बी एंड ई क्यों आ गया, क्योंकि वही ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हो रही थी, एजेंट से भी हो रही थी। तीसरा चलो, लीजिंग वाला प्रॉपर्टी ऑफ 10%, लीजिंग में 10% है लेकिन नेटवर्थ वर्ड नहीं है, ऊपर नेटवर्थ है, यहां टर्नओवर ही है। और सर्विसेज में अगला आप देख रहे हैं, सर्विसेज है, तो सर्विसेज में आप फिर से देख रहे हैं कितना है, अब फिर से वही वर्ड एजेंट है, अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। और एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, इट इज हियर बाय क्लासिफाइड दैट द लिमिट्स जो बताई गई हैं टू बी एंटर्ड इनटू ईदर इंडिविजुअली और टेकन टुगेदर। ये लिमिट आप चाहे इंडिविजुअली देख लो, तो इंडिविजुअली क्यों देखोगे, इकट्ठा ही देख लो आप, विद द ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, और यहां फाइनेंशियल ईयर का मतलब होगा पिछला फाइनेंशियल ईयर। तो ये सब कुछ पढ़ेंगे तो ये मजा तभी आता है, एक गो में क्लास जाए, लेकिन एक टाइम में क्लास इतनी लंबी हो जाती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्या करें आप। तो मजा इसका ऐसे ही है कि चाहे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की क्लास लगे, लेकिन 188 टका के हो। तो फिलहाल आप कह रहे होंगे सर क्यों हमें इतना पका रहे हो, कांट हेल्प ना यार। सो इफ वैल्यू एक्सीड्स, तो प्लीज ये मत भूलिएगा, इफ वैल्यू एक्सीड्स, तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी आपने देखा था सामान बेचने वाले पे क्या लिमिट थी बच्चों, 10% और मोर, तो सीधे मैं लिख दूंगा साइन डालते हुए 10% किस चीज का बच्चों, टर्नओवर का। और टर्नओवर की का मीनिंग क्या है, टर्नओवर की बच्चों डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 91, इसे मैं कहता हूं एसएसडी। कहता है जितना आपके पास पैसा रेवेन्यू आया सेल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, सिंपल मतलब है टर्नओवर का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो 10% ऑफ हमें टर्नओवर देखना है। और हमने अभी आप देख रहे हैं रूल्स में ब्रैकेट में क्या देख रहे थे हम, ये देख रहे थे कि वो कह रहे थे चाहे इंडिविजुअल देख लो या एग्रीगेट देख लो, इंडिविजुअल और एग्रीगेट ऑफ ट्रांजैक्शंस, कब, ड्यूरिंग FY फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन आती है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 41, आपको पता ही है। और यहाँ जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो कौन सा होगा, पिछला, प्रीसीडिंग।
FI, राइट। तो अगर आपके ट्रांजैक्शन इस साल कर रहे हो, वो ट्रांजैक्शन का अमाउंट अगर 10% बनता है किससे, पिछले साल के ट्रांजैक्शन से, तो समझ लो आपके ऊपर ये सेक्शन लग गया। ये लग गया तो क्या हो गया, क्योंकि 10% की लिमिट हो गई, तो आप क्या करें, OR पास करवाएं। क्लियर? तब आप OR पास करवाएं। तो मैं एक एग्जांपल हल्का सा आपके लिए यहां लिख देता हूं। से टर्नओवर 19-20 में आपकी है जी 100 करोड़ रुपए, ठीक है। अब क्या हो रही है आपकी, आरपीटी हो रही है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इन 20-21 से ट्रांजैक्शन हो रही है 12 करोड़ की, ठीक है। से ट्रांजैक्शन हो रही है 8 करोड़ की। दो सिचुएशन ले रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ लेना। तो बच्चों 12 करोड़ में हम आगे 10% में, 8 करोड़ में लेस देन 10% है। क्लियर? तो क्या चाहिए, जैसे ही 10% हम देख रहे हैं हो गया, तो यहां हमें BRB चाहिए प्लस ORB चाहिए। यहां सिर्फ क्या चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन ओनली। क्लियर? बस ये था। और ट्रांजैक्शन खड़े पैर पे करनी है, कोई टेंशन नहीं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हमने पढ़ लिया था कि भाई 3 महीने के बाद भी करा सकते हैं, कोई ऐसा भी नहीं है। रेजोल्यूशन जो पास करने हैं वो 3 महीने में हम कर सकते हैं, दोनों के दोनों भी। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट, राइट। ये ब्रैकेट वाला एजेंट वाला पॉइंट मैंने आपको यहां पे भी बता दिया था कि आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आपने पढ़ा भी। अब थोड़ा सा चेंज आया, सेकंड लिमिट। अभी जो हम रूल 15 में देख के आ रहे थे, तो हम रूल 15 में क्या देख रहे थे, प्रॉपर्टी वाले पॉइंट में उसने कहा, टर्नओवर वर्ड नहीं इस्तेमाल किया था, उसने वर्ड इस्तेमाल किया था 10% ऑफ नेट वर्थ। तो नेट वर्थ तो पिछले सेक्शनों में अब हम इतनी बार पढ़ा है, उसको बार बार क्या पढ़ते रहे, तो याद कीजिए कहां पढ़ाए थे, 2 सबसेक्शन 57 में, राइट। सिंपल फार्मूला, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस कबार्ड एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह, राइट। तो नेटवर्थ, सर वाई टर्नओवर गुड्स में और वाई नेटवर्थ ओवर हियर, यूज द कॉमन सेंस। गुड्स में टर्नओवर ही देखना चाहिए, प्रॉपर्टी में हमेशा क्या देखनी चाहिए, नेटवर्थ। प्रॉपर्टी बैलेंस शीट आइटम, और गुड्स खरीदना बेचना आपकी P&L आइटम। सो दैट्स द डिफरेंस यू हैव टू कैच। और ब्रैकेट वाला सेम कॉपी पेस्ट, ठीक है, ऊपर वाला ही, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। देन लीजिंग में, तो लीजिंग वाला इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीजिंग। अब दैट मीन्स प्रॉपर्टी लीज पे ली है या दी है। मैं इसे चाहूंगा एक बार इसे आप दोबारा फिर से देखिए। तो लीजिंग वाले में गौर से देखिएगा, ये री क्लॉज रूल में, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड अमाउंटिंग टू 10%, 10% वही देख रहे हैं आप। तो बढ़िया चीज क्या होगी, अब ये याद करने आसान हो गए, पहले साथ में मॉनिटरी लिमिट और हुआ करती थी, तो इसलिए कलर चेंज है यहाँ पे, अमेंडमेंट, ये रिसेंट अमेंडमेंट है, तो ये सिर्फ नवंबर से एप्लीकेबल होगा। अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ व्हाट, टर्नओवर। अब आप सीखने वाला चीज क्या है, सीखने वाली चीज ये है, सर यहां पे भी थर्ड पॉइंट में प्रॉपर्टी है, व्हाई नॉट द नेटवर्थ, व्हाई ओनली द टर्नओवर, लीज कर रहे हो यार, रेंटल आइटम, P&L आइटम। क्लियर? तो बस ये चीजें आप थोड़ा टिका लीजिए, 10% और मोर ऑफ वर्ड बेटा टर्नओवर है, राइट। ब्रैकेट में बेटा वही रहना है आपका, PFI, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सर्विसेज, अगेन सामान ही बेच रहे हो, सिर्फ इंटेंजिबल्स हैं यूं कह लीजिए, तो इसलिए लिमिट तो वही है, 10% ऑफ व्हाट, टर्नओवर, ठीक है। ब्रैकेट में भी वही कुछ, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर।
राइट। यहाँ पे भी वही आपका एजेंट वाला पॉइंट, राइट। और अगले में आप एजेंट देख ही रहे हो, तो एजेंट वाले में क्या था, हर जगह यही तो पढ़ रहे थे, तो इसलिए एजेंट वाले में आप क्या लिख के छोड़ दोगे, ऊपर 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, तो यहां अंदर ये लिख दो 1 और 2 और 3 और 4 विच एवर अप्लाइज, जो सा भी पॉइंट लग रहा है। ठीक है जी। अब चलो, क्योंकि अब टर्नओवर वगैरह ये सब कुछ आपको नहीं दिखेगा। देखो जी, पहले आ जाते हैं हम यहाँ, जो सी पॉइंट जो दिख रहा है, रेमुनरेशन। अंडर राइटिंग में कमीशन देना होता है ना, अंडर राइटिंग कमीशन कहते हैं, वर्ड रेमुनरेशन इस्तेमाल किया गया है। फॉर अंडर राइटिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव्स देयर ऑफ द कंपनी एक्सीडिंग, अगर इससे ज्यादा दे रहे हो, किससे ज्यादा, 1%, किस इसका, नेटवर्थ, एज मेंशन इन क्लॉज जी ऑफ सबसेक्शन 1। तो कहता अगर आप 1% से ज्यादा दे रहे हो, तो इसलिए अंडर राइटिंग में बच्चों अगर वर्ड रेमुनरेशन इस्तेमाल किया गया है, चलिए आसान वर्ड में लिख रहा हूं यहां, कमीशन, रेमुनरेशन भी लिख देता हूं। अगर आप रेमुनरेशन दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, मोर देन 1% दे रहे हैं, किसका, ऑफ नेटवर्थ, तो दिमाग फिर से लगा लीजिए, नेटवर्थ ही क्यों, क्योंकि सिक्योरिटीज इशू करना बैलेंस शीट आइटम है, और उससे सिक्योरिटी इशू कर रहे हो तो ऑब्वियसली शेयर्स डिबेंचर्स आ रहे हैं, तो नेटवर्थ का हिस्सा वो हुआ, इसलिए मोर देन 1% दे रहे हो तो ओआर चाहिए, वरना नहीं चाहिए। देन गोइंग टू ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, देखिए ये रहा अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी सब्सिडरी एसोसिएट एट ए मंथली, या मंथली बताया गया, रेमुनरेशन एक्सीडिंग 2.5 लाख रुपए बताएगा, 2.5 लाख, क्लियर। तो 2.5 लाख से ज्यादा दे रहे हो तो ही हमें क्या चाहिए, और चाहिए। तो आप यहां पे दे रहे हैं मंथली रेमुनरेशन, एक एक वर्ड महत्वपूर्ण है, मंथली, व्हाट रेमुनरेशन, कितना दे रहे हैं, मोर देन 2.5 लाख, रुपीज 2.5 लाख, दोबारा फिर लिख देता हूं, पर मंथ, इससे ज्यादा दे रहे हैं तो। और आगे आप फिर से रूल्स में देख सकते हैं, यहां पे एक्सप्लेनेशन देखिए, द टर्नओवर और नेटवर्थ इन द अबव सब रूल्स शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रीसीडिंग, आगे वर्ड में नहीं यही था, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो इसलिए बिल्कुल टेक्निकल भी लिखना हो तो देखिए मैंने लिख ही दिया था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो मैं फिर यहीं पे यहां थोड़ा सा स्पेस, यहीं पे एक नोट डाल के स्टिल लिख देता हूं आपके लिए, ये जो टर्नओवर है, ये जो नेटवर्थ है, एज पर ऑडिटेड एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रीसीडिंग एफवाई, तो आपने देखा 7 ट्रांजैक्शन ऐसी बताई गई हैं जहां बीआर तो चाहिए चाहिए क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। सर 7 ही क्यों बताई गई हैं ट्रांजैक्शन, तो और भी हो सकती हैं, तो यार सब कुछ तो डाल दिया, सामान, प्रॉपर्टी, और लिमिट एक्सीड करोगे तो और चाहिए, तो साथ में क्या है, गुड्स 10% टर्नओवर का। सर्विसेज आ गया, मैं अब इजी कर रहा हूं, गुड्स 10% ऑफ टर्नओवर, सर्विसेज 10% ऑफ टर्नओवर, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना नेटवर्थ का 10%, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी में नेटवर्थ नहीं है, टर्नओवर है, सो दैट वाज द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। सो व्हाट आई विल डू इज कि इसको कुछ हमें लीजिंग टर्नओवर ही है भाई यहां पे, राइट, एजेंट वाला तो जोन सी भी लग रही है वही लगेगी,
अंडर राइटिंग में कितना, 1% से ज्यादा किसका, नेटवर्थ का। ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा किसका, तनख्वाह दे रहे हो पर मंथ है इसलिए। तो ये हमने पढ़ा है आज। और लगभग अगर आप मेरा पेज कहें तो ये बिल्कुल A4 शीट है, आपका रजिस्टर का पेज है। मेरे पास इतनी जगह पड़ी भी है, फ़ॉन्ट बड़ा करके आपको जरूर दिखाया गया था। और मिडल हॉरिजॉन्टल पेज में मैंने कहा था पूरा कंसेप्ट आ जाएगा। तो हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वी विल कंटिन्यू। थैंक यू।